है क्या कलर थेरेपी और इसकी शुरुआत हुई कैसे? कलर थेरेपी को बेसिकली हम क्रोमोथेरेपी कहते हैं। इसकी स्टार्टिंग हुई थी इजिप्ट से। इजिप्शियन लोगों ने इसको इन्वेंट किया था। थेरेपी आप करते कैसे हैं? जैसे 2 महीने का आपने वक्त बताया। उसकी एक टैरो रीडिंग की जाती है, एक उसकी न्यूमरोलॉजी रीडिंग भी की जाती है, एलिमेंट्स स्टडी करे जाते हैं, कलर स्टडी करे जाते हैं और चक्रा स्टडीज करे जाते हैं। अच्छा, क्या कलर्स के अंदर इतनी ताकत है कि इंसान के कर्म को बदल दे या फेट को बदल दे? कर्म तो नहीं बदल पाएगा, लेकिन हाँ काफी हद तक डेस्टिनी में एक फ्लक्चुएशन लेके आ सकता है। घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहे, इसके लिए हमें कौन से कलर्स घर पर यूज करना चाहिए? एक कलर जो कभी नहीं होना चाहिए वो है ब्राउन। अगर आप किसी को लिटरली मारना चाहते हो ना तो उसको ग्रे कलर के कपड़े पहनाने लगो। अच्छा, जब हम घर में मंदिर बनाते हैं तो उसमें कौन सा कलर? व्हाइट कलर। रेड। कि न्यूमरोलॉजी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या कनेक्शन होता है? लास्ट के जो आपके 7 मिनट होते हैं लाइफ के, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं कि आप अपनी अगली जिंदगी क्या चुनोगे। अभी वैलेंटाइन आ रहे हैं तो ये वाला वैलेंटाइन कौन से नंबर के लिए लकी रहेगा और कौन से नंबर्स जिनके लिए अनलकी रहेगा? 90% ऑफ द केसेस में तो ब्रेकअप्स होने के चांसेस हैं। ओके। हेलो, नमस्ते। द आकांक्षा शो देख रहे हैं आप और आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक रहने वाला है कलर थेरेपी। बेसिकली कलर थेरेपी होती क्या है, ये आपकी लाइफ पर किस तरह से इम्पैक्ट करती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही न्यूमरोलॉजी के जरिए पास्ट लाइफ कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये आप पर किस तरह से इम्पैक्ट करता है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जो आपका रिलेशन है उस पर किस तरह से इम्पैक्ट करता है। सभी चीजों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और वैलेंटाइन आ रहा है तो ऐसे वक्त पर किन लोगों के लिए ये अनलकी रहेगा वैलेंटाइन और किन लोगों के लिए ये लकी रहेगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर और राना की राय शिविका राना हमारे साथ है। शिविका, आपका फिर से बहुत स्वागत है। शिविका, सबसे पहला क्वेश्चन कलर थेरेपी को लेकर, है क्या कलर थेरेपी और इसकी शुरुआत हुई कैसे? ओके, सो कलर थेरेपी को बेसिकली हम क्रोमोथेरेपी कहते हैं। इसकी स्टार्टिंग हुई थी इजिप्ट से। इजिप्शियन लोगों ने इसको इन्वेंट किया था। उस टाइम पे इसे प्रिज्म के थ्रू लोगों को हील करने के लिए यूज किया जाता था। आपने वो प्रिज्म देखा होगा, जो ट्रायंगल होता है, इसमें सन की एनर्जी आती है एंड देन उसके 7 कलर्स निकलते हैं। वहां से वो आया चाइना में TCM के नाम से, ट्रेडिशनल चाइनीज मेथड के नाम से, जहाँ पे लोगों के एलिमेंट्स के ऊपर काम किया जाता था। धीमे धीमे वो इंडिया आया, आयुर्वेदा में आया, जब लोगों ने चक्रास के थ्रू कैसे हीलिंग हो सकती है, वहां से कलर्स इंट्रोड्यूस करने शुरू करे कि कलर्स का किसी भी इंसान की बिहेवियर पर, बॉडी पर, हेल्थ पर, मूड्स पर कितना असर होता है और कैसे सिर्फ कलर्स को चेंज करने से इंसान का पूरा बिहेवियर चेंज हो सकता है, यहाँ तक कि डेस्टिनी भी चेंज हो सकता है। तो अगर हेल्थ की मैं बात करूं, लोगों के बिहेवियर की मैं बात करूं, मूड की बात करूं, किस तरह से इम्पैक्ट करता है लोगों पर? ओके, सो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि हर चक्र का एक कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, किसी का पेट बहुत ज्यादा खराब होता है, इसका मतलब उसके बॉडी में जो येलो कलर का डेफिशिएंसी हो गया है, उसके येलो कलर डिसबैलेंस हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, या उसका सोलर पेलेक्स चक्र भी डिसबैलेंस हो गया है। इस सिनेरियो में उस इंसान को येलो कलर से हील किया जाता है, येलो कलर के सराउंडिंग में रखा जाता है, येलो कलर का ही खाना दिया जाता है। इवन उसके डेली यूज में जो चीजें हैं, जो एक्सेसरीज हैं जो वो यूज करता है, फोन के वॉलपेपर्स हुए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से उसका येलो कलर एक्टिवेट किया जाता है, जिससे उसके बॉडी में येलो कलर का जो फ्रीक्वेंसी है उसे बैलेंस किया जाता है और वो धीरे धीरे उसका वो चीज इंप्रूव हो जाता है। किसी को अगर गले का प्रॉब्लम है, इसका मतलब जैसे किसी को बहुत ज्यादा खांसी का दिक्कत रहता है या साइनस का भी दिक्कत रहता है, इसका मतलब है कि उनका ब्लू कलर डिस्टर्ब है, एक्सट्रीमली ब्लू कलर। तो ये जो कलर्स होते हैं, ये बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग कलर होते हैं ह्यूमन बॉडी में? हाँ। आप एक बार बताएंगे, मतलब अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें, कौन सा कलर कैसे लोगों को पता चल पाएगा? सो जैसे हम चक्रास से अगर इनको रिलेट करें, इजी होगा अंडरस्टैंड करना।
तो अगर हम रूट चक्र से स्टार्ट करते हैं, रूट चक्र का कलर हो जाता है रेड। तो जितनी भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हो जाते हैं, किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, सेक्सुअल इश्यूज होते हैं, किसी भी तरीके के इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, वो मेनली रूट चक्र और सेक्रल चक्र के कॉम्बिनेशन से होते हैं। तो इसलिए उस इंसान की बॉडी में रेड और ऑरेंज कलर का डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं होगा, तभी उसको ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। एक्सट्रीमली डर लगना, या ऐसा फील करना कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ जिंदगी में, कि कोई भी नहीं है, ना फैमिली है ना ऊपर वाला है, उसका रूट चक्र खराब हो चुका है और उसका रेड कलर इम्बैलेंस हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर इज द कलर ऑफ क्रिएटिविटी, बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी। तो उसी चक्र से बिजनेस का भी एनर्जी निकलता है, सेक्सुअलिटी का भी एनर्जी निकलता है, क्रिएटिविटी का भी एनर्जी निकलता है। तो अगर किसी का ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसको ये सारे इमोशंस एक साथ आएंगे, बट फिर उसको उस एनर्जी को प्रॉपरली रीडायरेक्ट करना पड़ेगा कि उसको इस एनर्जी को कहाँ पे लगाना है, किस चीज में लगाना है। देन कमिंग टू सोलर पेलेक्स, डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी होते हैं, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये सारा जो एरिया आता है, डाइजेशन का जो एरिया आता है, उसमें आपका येलो कलर आ जाता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हार्ट चक्र में आपके ग्रीन कलर और ब्लू भी नहीं, ग्रीन और पिंक कलर का एक कॉम्बिनेशन रहता है। अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज हैं या आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, उस सिनेरियो में आपको इन कलर से हील किया जाता है। थ्रोट चक्र में आपका ब्लू कलर आ जाता है। ब्लू व्हाइट को हम कंबाइन करके मोस्टली आपका जो थ्रोट चक्र होता है उससे हील किया जाता है या क्योर किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड आई जो आपका होता है, ये आपका मोस्टली पर्पल कलर से हील किया जाता है या एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन पर्पल कलर बहुत खतरनाक हो जाता है कई बार। हर कोई इंसान पर्पल कलर को झेल नहीं सकता है या उसे कैरी नहीं कर सकता है। तो अगर आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं है कि आप कर पाओ, तो पर्पल कलर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। देन आपका क्राउन चक्र। क्राउन चक्र को मोस्टली हम द चक्र ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पे मोस्टली येलो और व्हाइट और पर्पल तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ काम करता है। तो बेसिकली ये अलग अलग टाइप्स हैं चक्रास के, हम कह सकते हैं बॉडी के हिसाब से अलग अलग कलर्स हैं। या ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, लाइक अगर गले से रिलेटेड है, या अभी आपने कहा कि अलग अलग कलर के हिसाब से अगर हम देखें, तो क्या एक कलर थेरेपिस्ट के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो उसको ठीक कर सकता है हील के जरिए? सो बेसिकली ताकत जो है वो कलर्स में है। कलर्स का सबका अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। हमें अगर कोई भी बीमारी होती है या कुछ भी होता है, इसका मतलब हमारे उस पर्टिकुलर चक्र का फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गया है या ब्लॉक हो गया है, या वो ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। राइट, दवाइयां भी यही करती हैं। जब आप कोई दवाई भी लेते हो तो वो आपकी बॉडी में अंदर जाके एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। अगर वो आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर देता है उस चीज से, जो आपका हीलिंग फ्रीक्वेंसी है वहां तक मैच हो जाता है, तो आप ठीक हो जाते हो। बट जो दवाइयां आप लेते हो, जो भी दवाइयां हम लेते हैं, वो कभी भी हील नहीं करता है। वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए क्योर कर देता है। जो हीलिंग चल रही है वो बॉडी खुद ही कर रही है। पीछे से जो हीलिंग चल रही है वो बॉडी खुद ही कर रही है। तो कलर थेरेपी से क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। अनडाउटेडली इतना इजी नहीं होता है कि आपने फटाफट कोई कलर सामने रखा और एकदम से मैजिक हो गया, बिकॉज इट्स अ थेरेपी, इट टेक सम टाइम, बट वो बहुत लंबे समय तक आपको क्योर रखता है। दोबारा उस चीज के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत रेपिटेटिवली नहीं होता। मेरे ब्रदर को कोल्ड का दिक्कत था कि जैसे ही मौसम चेंज होगा उसका हर बार होगा ही होगा। ठीक है। सो माय मदर टोल्ड मी कि प्लीज डू समथिंग। तो उनका बैठ के हमने आराम से थेरेपी किया। 2-3 महीने लगता है किसी भी कलर को एक्टिवेट होने में, भी मिनिमम 2 महीने का टाइम लगता है। बट एक बार जब वो एक्टिवेट हो जाता है अच्छे से और आप उसको मेंटेन कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो अब उनको साल में मुश्किल से 1 या 2 बार ही उनका गला खराब होता है। अगर ये पॉसिबल है कि आप बता पाए, थेरेपी आप करते कैसे हैं? जैसे 2 महीने का आपने वक्त बताया, तो ये होती कैसे है? थेरेपी ऐसे होती है कि पहले उसकी एक टैरो रीडिंग की जाती है, एक उसकी न्यूमरोलॉजी रीडिंग भी की जाती है, उसकी एलिमेंट्स स्टडी करे जाते हैं, उसके कलर स्टडी करे जाते हैं और चक्रा स्टडीज करे जाते हैं। इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर एक रिपोर्ट बनती है उस इंसान की, कि इसके बॉडी में, इसके प्लैनेट्स में कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें नहीं हैं, इसको कितनी चीजों की जरूरत है, कितने अमाउंट में जरूरत है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल उनका ब्लू कलर डिस्टर्ब है, तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिससे हम एक पानी को ब्लू कलर से चार्ज करते हैं।
आप एक ट्रांसपेरेंट कांच के बॉटल में पानी रखते हो नॉर्मल, उसको ब्लू कलर के शीट से रैप करते हो और आप उसे सूरज में सनलाइट में रख देते हो और उसको ऊपर से आप इतना खाली रखते हो। जब आप उसे धूप में 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ते हो तो वो जो स्पेस खाली है वहां पे कुछ ड्रॉपलेट्स बनना शुरू होते हैं। कई बार ड्रॉपलेट्स नहीं भी बनते हैं, इसका मतलब वो पानी चार्ज नहीं हो रहा है। अगर वो ड्रॉपलेट्स बने हैं तभी वो पानी चार्ज है। एक बार वो पानी सनलाइट के थ्रू उस पर्टिकुलर कलर से चार्ज हो गया, फिर उसका एक अलग कैलकुलेशन होता है कि उसको वो पानी कब कब देना है। खाने जैसे हम दवाई की तरह लेते हैं ना, खाना खाने के बाद 1 चम्मच, खाने खाने से पहले 3 चम्मच, सोने के बाद 3 चम्मच, तो उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जो 5 चीजें हमने कैलकुलेट करी थी उनकी, उसके बेसिस पे। तो इसका कोई लिमिटेड टाइम है कि मतलब इतने देर के लिए आप इसको बाहर जैसे सन की रेज 3-4 घंटे मैक्स होता है। 3-4 घंटे, अगर बस जब तक ड्रॉपलेट्स ना बने। अगर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो गई है इसका मतलब वो चार्ज होना शुरू हो गया, वरना तो आप 7-7 घंटे रख लो ड्रॉपलेट्स नहीं बनेगा। ओके, तो इसका इम्पैक्ट कितने दिनों में पड़ता है, मतलब किसी भी मिनिमम 2 महीना। 2 महीना। ओके, ये जो आपने पूरी स्टडी की ये 5 चीजों पर, जिसमें न्यूमरोलॉजी है, कलर थेरेपी एंड ऑल, टैरो, एलिमेंट्स, चक्रा सब आता है, पूरा कैलकुलेशन चलता है। और उसके बाद जैसे ये चार्ज वाटर आप देते हैं तो उसके बाद 2 महीने का वक्त लगता है मिनिमम। ओके, अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन क्या है कलर थेरेपी से? एस्ट्रोलॉजी का डायरेक्ट कनेक्शन है। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट का एक कलर होता है। हर प्लैनेट अपने कलर के हिसाब से ही अफेक्ट करता है। लिंक आप कैसे भी कर सकते हो, ये सारी चीजें रूट्स इन सबकी सेम ही हैं। ओके, अगर किसी का पेट खराब है तो कहते हैं कि उसका गुरु खराब है। गुरु का कलर येलो होता है। घूम के वही कलर थेरेपी पे आ गए। आप प्लैनेट्स रिलेट ना भी करो, सिर्फ कलर थेरेपी कर लो तो भी वही बात है। आप कलर थेरेपी हटा दो, सिर्फ प्लैनेट्स कर लो कि आप प्लैनेट्स के थ्रू उनकी जो जो रेमेडीज होती हैं आप सिंपल वो भी कर लो। गुरु क्या बोलता है कि पीला कपड़ा पहनो, अपने आसपास पीली चीजें रखो, पीले कलर की रिस्पेक्ट करो। जो लोग 3 नंबर वाले हैं जिनका गुरु होता है वो पूरे साल दर साल पीले कपड़े पहने, हमेशा एक पीली कलर की किसी चीज को अपने टच में रखें, उनका गुरु बहुत अच्छा रहेगा, उनका पेट कभी खराब नहीं होगा। तो हो ऑन द बेस वही रहा है, चाहे कलर्स है, फ्रीक्वेंसी है, प्लैनेट्स हैं, कर सब एक ही चीज रहे हैं, बस सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। अच्छा, ये जो प्लैनेट्स की आपने बात कही, एक बार आप प्लीज ऑडियंस को ये बताइए कि कौन कौन से प्लैनेट को कौन कौन सा कलर सिग्निफाई करता है? ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सन। सन हमारा नंबर 1 हो जाता है, राइट। सन का हमारा येलो कलर हो जाता है, येलो और ऑरेंज दोनों साथ साथ चलता है उसमें। सेकेंड हमारा मून हो जाता है। मून इज मेनली अबाउट एक्सेसरी में अगर हम बात करें तो सिल्वर, कलर की हम बात करें तो व्हाइट ऑफ कोर्स। थर्ड हमारा हो जाता है गुरु, विच इज द कलर ऑफ लाइक येलो कलर हो जाएगा। गुरु में येलो के साथ ब्राउन भी चलता है। कई लोगों को शायद ये पता नहीं है, गुरु को हम सिर्फ येलो कलर से जानते हैं, पर गुरु का एक अलग कलर ब्राउन भी होता है कि अगर आपको गुरु का बहुत अच्छा बेनिफिट उठाना है तो आप ब्राउन भी साथ में यूज करो, क्योंकि ब्राउन आपको साथ के साथ डिटैच भी करता है। क्योंकि अगर आप एक्सट्रीम येलो में चले गए तो आप एक्सेसिवली फ्रेंडशिप, फैमिली में भी कहीं ना कहीं अटके रह जाओगे थोड़ा सा। ब्राउन आपको सक्सेस में लोगों से डिटैच कर देगा, आउटकम से डिटैच कर देगा, तो आप अपने लाइफ के जो भी आपने एम्स बनाए हैं वो ज्यादा इजीली कर पाओगे। देन फोर्थ हमारा राहु हो जाता है। राहु को जो कंट्रोल कर सकता है वो है हमारा ब्लू कलर। ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है। देन 5 नंबर, 5 को भी हम कह सकते हैं ब्लू, ग्रीन, पिंक और बेज के जितने भी शेड्स होते हैं वो 5 के लिए अच्छे हो जाते हैं। देन कम 6 को पिंक, व्हाइट और जितने भी लाइट शेड्स होते हैं किसी भी कलर के, वो नंबर 6 के लिए जो हमारा शुक्र होता है, वीनस होता है, उसके लिए अच्छे हो जाते हैं। देन कमिंग नंबर 7 जो हमारा केतु होता है। केतु को मेनली डार्क कलर से थोड़ा दूर रखना चाहिए, बट वो काफी हद तक ब्लू के शेड्स वेयर कर सकता है, या ब्लू के शेड्स उसके लिए अच्छे होते हैं। ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, एंड थोड़ा सा बीच में हम उसके व्हाइट भी डाल सकते हैं, तो उससे भी आपका केतु बैलेंस हो जाता है। शनि की अगर बात करें तो शनि इज ऑल अबाउट डार्क कलर्स, क्योंकि शनि का ही नंबर है जो इतने डार्क कलर्स को होल्ड कर सकता है, वरना और कोई नंबर इतना पावरफुल नहीं है कि इतने डार्क कलर्स को अपने अंदर होल्ड कर पाए। तो डार्क रेड, डार्क पर्पल, ब्लैक, डार्क ब्लू, ये सारे कलर्स शनि के हो जाते हैं। ओके। मार्स नंबर 9, मार्स इज स्पेसिफिकली फॉर कलर रेड। रेड इज अ कलर ऑफ एनर्जी, पैशन। मार्स इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड पैशन, तो वो वहां पे रिलेट कर जाता है।
अच्छा, कुंडली के हिसाब से अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो क्या ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर कलर अगर हम अलग अलग कुंडली के हिसाब से देखें तो पर्सन टू पर्सन बेनिफिशियल हो सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन कोई भी कलर किसी भी एक इंसान के लिए हमेशा के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। ओके। कलर्स साल दर साल, महीना दर महीना चेंज होते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोल दिया कि ये कलर आपके लिए लकी है तो आप पूरी जिंदगी उसी कलर में नहा के बैठे हो। नहीं, आपको उस कलर का एक करेक्ट प्रोपोर्शन निकालना जरूरी है कि कब कब कितना कितना, क्योंकि आपका ईयर बदलेगा, आपका मंथ बदलेगा, आपका नंबर्स बदलेंगे आपके आसपास के, तो उससे आपके उस कलर का जो इफेक्ट है वो भी बदलेगा। तो ऑफ कोर्स एक एक कलर सबका अपना अपना लकी होता है। जैसे अभी हमने प्लैनेट्स के जो कलर्स बताए हैं, 3 नंबर वाले के लिए येलो हमेशा अच्छा रहेगा, लेकिन वो बेस्ट बेनिफिट कब देगा कब नहीं देगा, उसके साथ एक कलर हमको साथ में रखना पड़ेगा। अगर किसी को येलो बहुत ज्यादा दे दिया तो उसका वेट गेन भी बहुत ज्यादा हो सकता है, वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा। अगर उसका थर्सडे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो उसका गुरु बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो उस सिनेरियो में उसको साथ में ब्राउन भी देना पड़ेगा, उस सिनेरियो में उसको साथ थोड़ा सा ब्लैक भी डालना पड़ेगा, उसके वेट को और उसके हेल्थ इश्यूज को इग्नोर करने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि अगर इंसान खुद को पॉजिटिव रखना चाहता है तो वो कौन सा बेस्ट कलर हो सकता है जो उसको वेयर करना चाहिए? अक्सर खुद को पॉजिटिव रखने के लिए पहले तो अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना बहुत जरूरी है। जो आपको हेल्प करेगा, ब्लैक कलर से आपको बहुत दूर रहना है, बिकॉज ब्लैक कलर इज लाइक यूनिवर्सल एब्जॉर्बर। वो अपने अंदर सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे आप उस कपड़े को बाद में धो भी दो, कितना भी धो दो, बट उसमें एक एनर्जी स्टक हो ही जाएगी अनटिल एंड अनलेस आपने उसको प्रॉपरली सेज किया है या नहीं किया है उस हिसाब से। तो ब्लैक कलर, डार्क कलर से हमेशा दूर रहो। कपड़ों में, अंडरगारमेंट्स में, सॉक्स में, शूज में कभी भी ब्लैक कलर मत पहनो अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का इश्यू है तो। उसके बाद आपका जो भी प्लैनेटरी, जो भी आपका फेवरेबल कलर है उसकी ज्यादा टच में रहो। पर अगर आपको नहीं पता है कि मेरा कौन सा है क्या है, तो भी व्हाइट कलर हुआ, येलो कलर हुआ, ये 2 ऐसे कलर्स हैं, और ब्लू कलर हुआ, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम है, तो ये आपको फिर भी बहुत हल्का रखते हैं, अच्छा लगते हैं। लेकिन अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उस टाइम पे उसे व्हाइट से बहुत दूर रहना चाहिए। ओके। वो अपने आप को रोक नहीं स्ट्रेस पाएगा। भी है तो तब भी व्हाइट से दूर रहना चाहिए? नहीं, स्ट्रेस में नहीं, सिर्फ सुसाइडल थॉट्स में। ओके। सुसाइडल थॉट्स के टाइम पे व्हाइट अगर आ गया तो आपका मून एक्टिवेट हो गया। मून एक्टिवेट हुआ तो आपके बहुत सारे इमोशंस इतने राइज अप कर जाएंगे कि आपको जो भी पहला थॉट आएगा आप कर जाओगे, आप पागल हो जाओगे उस टाइम पे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है, व्हाइट गलती से भी नहीं देना चाहिए अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। अच्छा, अगर इमोशनल बैलेंस करना है तो उसमें कौन सा कलर बेटर है? ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन चलेगा, लेकिन उसमें भी हमको पहले बैकअप में देखना पड़ेगा कि इस इंसान का इमोशनल इम्बैलेंस हो क्यों रहा है। रिलेशनशिप की वजह से, काम की वजह से, फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, या अपना कोई, या इसका ये रीजन कहीं पास्ट लाइफ से तो नहीं उठ के आ रहा है। तो वो सब कैलकुलेट करने के बाद विल कम टू। ओके। अच्छा, अगर हम मेडिटेशन करते हैं या मैनिफेस्टेशन करते हैं तो उस वक्त कौन सा कलर बेस्ट होता है? उस वक्त आपको व्हाइट और येलो सबसे ज्यादा फेवरेबल रहेगा। ब्लैक गलती से भी मत पहनना, क्योंकि उस टाइम पे मेडिटेशन करते वक्त अगर कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपके पास है और उसने अगर आपको छेड़ दिया है, कुछ कर दिया, तो आप नहीं संभाल पाओगे। तो इसलिए आपने देखा भी होगा जब भी लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमेशा लाइट कलर्स ही पहनते हैं। और मेक श्योर करें कि जो आप कपड़े पहन रहे हैं उनपे किसी भी तरीके का कोई प्रिंट ना हो, कोई डिजाइन ना हो, एकदम प्लेन। और अच्छा, आजकल ना लोगों के अंदर ये चीज है कि वो डेज के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कलर्स पहनना पसंद करते हैं। सैटरडे ब्लैक वेयर करना है, संडे के अकॉर्डिंग व्हाइट कलर ज्यादातर लोग सिलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये सच में इम्पैक्ट डालता है लोगों की लाइफ पे? बहुत इम्पैक्ट आता है, बहुत इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हर दिन का अपना एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। जैसे हमने सुना है ना कि थर्सडेज को ये काम नहीं करने चाहिए, पर्टिकुलरली कुछ डेज हैं जब बाल काटने को मना करते हैं, नेल्स काटने को मना करते हैं, क्योंकि उस दिन की एनर्जी इतनी हाई है। उस दिन आपके बालों के टिप से या आपके नेल्स के टिप से एक एनर्जी रिलीज हो रही है, या वो एक एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। उस टाइम पे इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करने से आप अपनी बॉडी का एनर्जी इम्बैलेंस कर रहे हो, तो उस दिन अवॉइड करो। उस दिन आप अपने दिन को या काम को, दिन को किसी और कामों में लगाओ, बेटर कामों में लगाओ, जिस काम के लिए उस दिन को आधारित किया गया है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। शिविका, करियर ग्रोथ के हिसाब से या रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें
तो क्या कोई स्पेसिफिक कलर्स होते हैं जिनको वियर करना चाहिए अगर मैं करियर ग्रोथ की बात करूं? लाइक अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या कोई नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या इस चीज का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि लोग ज्यादातर अगर कोई नया बिजनेस कर रहे हैं वो पूजा पाठ कराएगा, लेकिन शायद इस तरफ ध्यान नहीं जाता है लोगों का। या कोई अगर अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सारी चीजों पर ध्यान रहता है, प्रे करके जाना है, लेकिन कलर नहीं ध्यान रहता। तो क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक कलर है? इंटरव्यू देने जा रहे हो, डिपेंड करता है कि किस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। Okay. अगर आप किसी भी प्रोफेशनल वैसे IT टाइप, IPS टाइप इन सब में जा रहे हो तो हमेशा ब्लू कलर वेयर करो, ब्लू या वाइट कलर ही वेयर करो। उससे आपका कम्युनिकेशन बहुत इजी रहेगा। आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हो सामने वाला समझ पाएगा। ब्लू कलर से पहले तो ये होगा। व्हाइट कलर से, अगर ब्लू एंड व्हाइट का मिक्स है शर्ट में, तो व्हाइट कलर से आपके थॉट्स थोड़े क्लियर रहेंगे, हेड थोड़ा क्लियर रहेगा, आप बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होगे। अगर सामने वाला आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है तो आप इंटिमिडेट नहीं होगे, आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाओगे। बट इस टाइम पे सॉक्स हमेशा ब्लैक पहनो, शूज हमेशा ब्लैक पहनो, नीचे हमेशा ब्लैक पहनो, क्योंकि नीचे से एनर्जी चढ़ती है जब, तो आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो, आपके पैर शिवर करने लगते हैं। उस टाइम पे अगर आपने ब्लैक वेयर किया हुआ, एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक वेयर किया हुआ, एकदम धुला हुआ, जिसमें पुरानी कोई एनर्जी नहीं है, हमेशा कहते हैं ना इंटरव्यू में नए धुले चकाचक शूज आप ना मार के जाते हो, उसका रीजन यही होता है कि कोई भी अगर आपको नेगेटिविटी पास ऑन करने की कोशिश कर रहा है, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप नहीं होगे। अगर आप किसी क्रिएटिव काम में जा रहे हो, जैसे आप किसी क्रिएटिव लाइन का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, मार्केटिंग का या फैशन डिजाइनिंग का या मीडिया हाउस का या इस टाइप का जिसमें क्रिएटिव दिमाग लगता है, उस टाइम पे मेक श्योर करो कि आप या तो येलो कलर आपके हाथ में कहीं रहे, पिंक कलर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, मतलब आप अपनी वॉच या अपने हाथ में अगर कुछ पहना है तो रिस्ट में आप अपना कुछ पिंक पहन सकते हो। पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा डार्क कलर मत पहनो। उस टाइम पे गलती से भी कोई ब्लैक मत पहनो, रेड मत पहनो, पर्पल मत पहनो, जो भी जितने भी डार्क कलर्स है वो मत पहनो। और जो इंटरव्यू ले रहा है उसको हमेशा रेड और ब्लैक में पहनना चाहिए, बैठना चाहिए। अच्छा, हमेशा उसका नेगोशिएशन हुआ, उसका इंटरव्यू लेना हुआ, उसका क्रिएटिविटी हुआ इंटरव्यू लेते वक्त, सामने वाले को और जानते वक्त, तो वो और इम्प्रूव हो जाता है। ओके। अच्छा, अगर हम बिजनेस के अकॉर्डिंग देखें सेम चीज, बिजनेस में हमेशा ब्राउन और ब्लैक चलाओ, हमेशा। बिजनेस के नेगोशिएशन करने जा रहे हो, हमेशा ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में जाओ। मतलब ऊपर चाहे कुछ भी पहनो, अंदर आपके पास आप इवन रुमाल भी रख लोगे ना कॉन्शियसली कि ये कलर मैंने अपने साथ रखा हुआ है, वो तो भी काम करेगा। जरूरी नहीं आपको पूरा ब्राउन पुत के ही जाने की जरूरत है, आप ब्राउन कलर का हैंकी अपने साथ कैरी कर लो, वो बहुत बेनिफिट देता है। अच्छा, अगर एक नया रिलेशन किसी को स्टार्ट करना है, लाइक कोई लड़का लड़की का एग्जांपल ले लेते हैं, वो अगर फर्स्ट टाइम या तो लड़की मिलने जा रही है या लड़का मिलने जा रहा है, तो कौन से कलर्स हैं जो बेस्ट रहेंगे इस टाइम पर? लड़की को अगर आप पहली बार एक दूसरे को देख रहे हो, पहली बार मिलने जा रहे हो, लड़की को हमेशा रेड पहनना चाहिए, हमेशा रेड। और दूसरी या तीसरी डेट पे जब जा रहे हो तो पिंक। ओके। और फिर धीरे धीरे वो अपना एक्सपेरिमेंट कर सकती है विद डिफरेंट कलर्स, बट सबसे पहली डेट पे ऑलवेज वियर रेड। लड़के को ऑलवेज वियर समथिंग इन ब्लू, ऑलवेज। ब्लैक गलती से भी मत पहनना। अगर एक लड़का फर्स्ट डेट पे ब्लैक पहन के आ गया है, हो सकता है वो बहुत सुंदर लगे, बहुत अट्रैक्टिव लगे, लड़की भी बहुत इंप्रेस हो जाए ऑल दैट, लेकिन उसका सबकॉन्शियस पे जो इम्पैक्ट है वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। ओके। लड़की का जो सबकॉन्शियस, क्योंकि लड़कियां वैसे भी इंट्यूटिवली इतनी स्ट्रांग होती हैं, तुम जो छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना पहली डेट पे, वो सबसे पहले पकड़ लेंगे कि तुमने ये छुपाने की कोशिश करी है। लेकिन लड़कों का तो फेवरेट कलर ही मुझे लगता है ब्लैक। कभी नहीं पहनना चाहिए लड़कों को, फर्स्ट डेट पे ब्लैक बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, गलती से भी नहीं। अच्छा, क्या कलर्स के अंदर इतनी ताकत है कि इंसान के कर्म को बदल दे या फेट को बदल दे? कर्म तो नहीं बदल पाएगा, लेकिन हाँ काफी हद तक डेस्टिनी में एक फ्लक्चुएशन लेके आ सकता है। क्योंकि जब हमारी जिंदगी एक पर्टिकुलर प्लेन पे चल रही है तो उसके आगे जो जो हमारी चीजें डेस्टिनाइड हैं, हमें वो मिलने वाली है। कलर्स की हेल्प से, न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करते हो, तो आप अपने लेवल्स चेंज कर देते हो। अब यहाँ पे जो चीज होनी थी वो यहाँ तक नहीं आ सकती, अब इस प्लेन पे अलग चीजें हैं जो होने वाली हैं, अलग तरीके की प्रॉब्लम्स, अलग तरीके की अच्छाइयां बुराइयां सब। तो प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी बट थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। ओके। तो हाँ, चेंज कर सकते हो काफी। अच्छा शिविका, कभी आपके साथ मतलब बहुत सारे आपके पास ऐसे केसेस आए होंगे, तो मेरे को ऐसा केस कोई बताइए
कि ये कलर थेरेपी से लोगों की लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा, कोई रिलेशन को लेकर हो सकता है, या जैसा आपने अपने अभी ब्रदर का जिक्र किया था, तो उनके अलावा क्या इस तरह के और कोई केसेस जिस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हो हील करने का? So there was this my client. He works in Sony TV. तो he is जो स्टेज डायरेक्ट करते हैं ना, स्टेज का कलर्स वगैरह देखते हैं, तो वो संभालते हैं. तो उनको एक इशू आया था कि मैं ना किसी को ना नहीं बोल पाता, या अगर कोई मुझसे कुछ कह रहा है तो मैं मना नहीं कर पाता, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे यूज कर लेते हैं एंड ऑल दैट. तो आई थॉट कि चलो ठीक है, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट. तो मैंने उनको एक कॉम्बिनेशन दिया ब्लैक और ब्राउन कलर का, कि आपको ऐसे ऐसे यूज करना है और ऐसे ही आपको यूज करना है, आप कहीं और से ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. उसका पूरा एक प्रोसीजर था. और मैंने बोला कि 2 महीने तक लगेगा टाइम, बट 2 महीने बाद लोग आके आपको बोलेंगे कि दैट यू हैव चेंज्ड. बट ऐसा भी हो सकता है कि लड़ाइयां भी हो सकती हैं, क्योंकि अब लोगों को आपसे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो उन्होंने कहा नहीं मुझे चलेगा, मुझे अब बस इस जोन से निकलना है कि आई जस्ट कांट से नो टू एनीबॉडी, राइट. तो आई सेड ओके फाइन, आई गिव इट टू हिम, एंड उनका वो हो गया. आफ्टर 3 months ही केम बैक एंड ही सेड कि जो आपने बोला था वो सब हुआ, बट ये दिक्कत हो रही है कि अब मैं हर किसी से लड़ रहा हूँ. okay. मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हर किसी को मना कर दे रहा हूँ कि मुझे नहीं करना, मेरा काम खराब होता जा रहा है. मैंने कहा करेक्ट. अब आप उस स्टेज पे आ गए जब आप ना बोलना सीख गए. अब इस चीज को कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए हम आपको अलग कलर्स देंगे. फिर उनका अलग कलर्स एक्टिवेट करवाए गए. फिर आई थिंक उनका ग्रीन एक्टिवेट हुआ, उनका येलो एक्टिवेट हुआ, उनका ऑरेंज एक्टिवेट हुआ. और उसके बाद उन्होंने वहां से, उनका काम इम्प्रूव हुआ, पर उन्होंने वहां से जॉब छोड़ा, फिर उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया. तो ही इज डूइंग वेरी वेल. आई थिंक अभी तो ही इज वर्किंग विद धर्मा. ओके, ही इज वर्किंग विद धर्मा. मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने अभी ये वाला केस बताया अपना, कि हम कोई दशा है या महादशा है, उसके अकॉर्डिंग हम मतलब कलर्स को चेंज करते हैं, राइट? मैंने कहा ना, सब कुछ कैलकुलेट करना होता है पीछे से. इसलिए टैरो से आप पहले उसका एनर्जी देखते हो कि उसका करंट एनर्जी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. न्यूमरोलॉजी से आप ये सारी दशाएं वगैरह ये सब चेक करते हो कि अभी ये करना सही है नहीं है, एवरीथिंग. एंड उसके बाद आप एक कैलकुलेशन पे पहुंचते हो. ओके. अगर हम राहु केतु की मैं बात करूं, तो इनकी नेगेटिविटी को क्या न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कलर्स के जरिए, या फिर किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं कलर्स? राहु केतु, राहु इज ऑल अबाउट इल्यूजन्स. राहु आपका दिमाग खराब करता है बाय मेकिंग यू थिंक कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. आपको पता है कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज फाइन, बट राहु आपको इल्यूजन्स देता रहेगा, आपको पागल करता रहेगा. तो उस टाइम पे आपका व्हाइट कलर, आपका ग्रीन कलर, आपका ब्लू कलर, इन तीनों में एक बैलेंस होना, एक कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं. और इस टाइम पे अगर आपको कोई प्रोटेक्ट कर सकता है, किसी का राहु उसको परेशान कर रहा है, उसको सिंपली बोलो कि वो अपना बाथरूम साफ रखे. ओके. बाथरूम एक्सट्रीमली साफ रखे. अब कोई बोले कि नहीं मेरा बाथरूम तो हमेशा साफ ही रहता है, क्योंकि कोई मानना नहीं चाहता कि उनका बाथरूम गंदा है. तो पर उस इंसान को सोचने की जरूरत है कि ये उसका राहु ही है जो उसको ये प्रोवोक कर रहा है बोलने के लिए नहीं नहीं मेरा बाथरूम तो साफ है. तो शिविका, एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर. राहु और केतु, ओके, एक बार दोनों ये जो दशाएं होती हैं, राइट, दशा बोलते हैं हम इन्हें, शायद, am I right? हाँ. तो कैसे लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट डालती हैं ये? थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, लेकिन मैं खुद भी ये समझना चाहूंगी कि है क्या दोनों चीजें, और मतलब इंसान को पता कैसे चले कि राहु उस पर चल रहा है या फिर केतु की दशा है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं? दशा ना एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है बहुत ज्यादा, तो दशा हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे, पर अगर किसी के लाइफ में वो नंबर्स एक्टिवेटेड हैं, अच्छा, वो आपके लोशु ग्रिड से पता चल जाता है, या आपके टैरो से भी पता चल जाता है कि आपके ऊपर कौन सा प्लैनेट इस टाइम पे ज्यादा हावी हो रखा है. तो अगर राहु अगर आपके दिमाग पे ज्यादा हावी होता है तो आपको इल्यूजन्स क्रिएट करता है. अगर केतु बहुत ज्यादा हावी होता है तो वो इंटरनली आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पे बहुत ज्यादा मजबूर करता है. तो आपको बाहर की दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई रिश्ता अच्छा नहीं लगेगा, काम अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. जब तक आप अकेले बैठ के उस चीज को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा. और उसका केतु की दशा, हाँ, ये केतु की दशा में होता है. अगर आपका केतु बहुत हैवी हो रहा है आप पे तो, और एक बार आप उस चीज से निकल गए, मतलब नॉट इवन दशा, बट अगर आपने उस नंबर को की एनर्जी को बैलेंस कर लिया, उसके बाद उसका बेनिफिट भी सबसे तगड़ा होता है. जितना बेनिफिट एक राहु केतु इंसान को दे सकता है आज के कलयुग के जमाने में, उतना कोई नंबर नहीं दे सकता. ओके. जब राहु आप पे मेहरबान होता है आप रातों रात फेम में आ जाते हो. जब केतु आप पे मेहरबान होता है आप रातों रात एकदम
सिलेब बन जाते हो। तो ये जो रातों रात आजकल ये जो इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे ट्रेंड हो जाते हैं लोग, उनका राहु केतु ही है जो उनको ये करवा रहा है। ओके तो क्या ऐसा हमेशा होता है कि मतलब कोई ना कोई दशा राहु या केतु हमेशा इंसान के ऊपर रहती है, या फिर वो उनके ग्रहों पे डिपेंड करता है? सी अगर मैं न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बताऊं, हाँ। तो एक तो वो डेट ऑफ बर्थ हो जाती है जिसके साथ आप पैदा होते हो। अच्छा। उसके बाद आपके जितने भी फोन नंबर्स हो गए, एड्रेस हो गया, आपने जैसे घर बदला, आपका एड्रेस बदला, आपकी व्हीकल नंबर हो गया, जितने भी नंबर्स आपके आसपास काम कर रहे हैं, अब आपको नहीं पता कि कब कहाँ किसका क्या नंबर है। एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं तो एक फोन नंबर लेने से पहले भी 10 बार सोचती हूँ कि इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं। यूजुअली आम आदमी नहीं सोचता है। अब उसको नहीं पता है कि सिर्फ एक नंबर लेने से वो अपना राहु एक्टिवेट कर रहा है, या इस नंबर को लेने से वो अपना गुरु एक्टिवेट कर रहा है, उसको नहीं पता है। इसलिए आजकल लोग हर चीज करने से पहले वो नंबर अपना चेक करवाते हैं, ताकि वो प्रिपेयर हो सके कि ये नंबर आ रहा है, क्योंकि हर नंबर अच्छा है। राहु केतु कोई बुरे नंबर नहीं है, क्योंकि जितना फेम वो देते हैं उतना कोई नहीं दे सकता आज के जमाने में। बट उनकी एनर्जीज को बैलेंस कैसे करके चलना है, उनसे बेनिफिट कैसे निकालना है, वो आपको एक रीडर ही बता सकता है कि उसको बैलेंस कैसे करना है। तो मतलब वक्त पर कुछ टाइम के बाद आपको ये चेक कराते रहना चाहिए अगर ऐसी चीजें लाइफ में हो रही हैं। आपको हर 2 महीने में अपना चार्ट चेक करवाना चाहिए। हर 2 महीने में इंसान का बायोलॉजिकली सारे सेल्स रिन्यू होते हैं, पूरा एनर्जी चेंज होता है। हर 2 महीने में आपको चेक करवाना चाहिए। ठीक है, वापस से टॉपिक पे आते हैं। अब केतु की दशा है तो कौन से कलर्स वेयर करना चाहिए? केतु की दशा में लाइट ही करो, मोस्टली व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, पिंक, बेज, इन वाले कलर्स पे आप जा सकते हो। केतु क्योंकि मून को वर्शिप करता है, तो आप मून को वर्शिप करने लगो तो आपका केतु भी साथ साथ बैलेंस हो जाएगा। मून को वर्शिप करने का मतलब हो गया सिल्वर के टच में रहना, या अपनी मदर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना, उनका ध्यान रखना, अपनी मदर की इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना। अगर आप ये कर पा रहे हो, आप अपना केतु बैलेंस कर पाओगे। और अगर केतु बैलेंस हो गया तो आपको वो लग्जरियस ब्रांड से भर देगा। ओके। आप चाहोगे भी नहीं, किसी को शौक नहीं भी है कि मुझे नहीं चाहिए ब्रांडेड, मैं तो कुछ भी पहन लूंगा, उसको कोई ना कोई आके गिफ्ट कर जाएगा, उसको लोग दे जाएंगे। ओके। केतु ये करता है। ओके। अब शादियों की बात करते हैं। शादियों का सीजन है तो क्या ऐसे पता चल सकता है कि लाइक ठीक है, अभी आपने राहु केतु की बात की, अगर किसी की लाइफ में शादी दोष है तो उस वक्त कौन से कलर्स को वेयर करना चाहिए? इस सिनेरियो में कलर्स से ज्यादा उसका पहले हिस्ट्री देखना पड़ेगा पास्ट लाइफ से, कि उसका ये दोष क्यों है। ओके। और पास्ट लाइफ में जाके फिर उसको हील करना पड़ेगा उस चीज को। फिर यहाँ पे आके अभी तक उसके सबकॉन्शियस पे जितना भी उसका असर हुआ है, उसके बेसिस पे कलर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा होगा। बट एज सच यूजुअली शादी के सिनेरियोज में येलो कलर ही होता है जो हील कर पाता है, क्योंकि शादियों के जो कैटेगरी है वो हमारे गुरु ही देखते हैं। जो गुरु होता है वही आपकी गृहस्थ जीवन को बताता है। तो अगर आपका येलो बैलेंस है तो आपकी शादी बैलेंस है, तो डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं, लेकिन हमेशा पहले पास्ट में जाके देखना चाहिए कि रीजन क्या है, क्यों नहीं हो रही है इस इंसान की शादी। तो रीजन जानने के बाद उसके हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कौन से कलर वियर करेंगे। करेक्ट। लेकिन अगर सिचुएशन लाइक हमने जैसा आपने बताया कि आपने पास्ट लाइफ देखी, उसके बाद चीजें हो गई, लेकिन अगर मैं कॉमन सा क्वेश्चन इसमें लूं कि कौन से ऐसे कलर्स हैं जिनको वेयर नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में, अगर ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो? ब्लैक और ब्राउन, हाँ, और व्हाइट भी इग्नोर करो। और रोज अपने नहाने के रूटीन में पिंच ऑफ हल्दी ऐड करना शुरू करो। फॉर 43 डेज ऐड करो ही करो। उससे आपके शादी होने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा तेज हो जाता है। अच्छा। और उस टाइम पे अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो और आपका गुरु डिस्टर्ब चल रहा है, आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। दिस हैपेंस इन रिलेशनशिप। लेकिन ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि मतलब आपकी डेली लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे शादी दोष की बात कर ली या फिर राहु या केतु की बात कर ली, तो ऐसे तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कलर मैं वियर कौन सा करूं इस सिचुएशन में। तो इसीलिए तो आपको एक रीडर के पास जाना है, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन सब देनी है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर वो कैलकुलेट करके बताएगा एक बीच का रास्ता निकाल के। क्योंकि अभी अगर आप सिर्फ कलर, चक्र और एलिमेंट भी देखो ना, तो ये तीनों भी आपस में एक दूसरे को इतना कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। चक्रा कह रहा है कि मेरा रूट चक्रा खराब है, मुझे रेड कलर चाहिए। एलिमेंट्स कह रहा है मेरे पास तो रेड कलर ऑलरेडी इतना है, अगर इसको रेड दे दिया तो ये तो पागल हो जाएगा।
ठीक है, और नंबर्स के अकॉर्डिंग कुछ और ही चल रहा है कि उसका वो नंबर है ही नहीं। तो हमको ये सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद बीच में से कुछ एक निकालना पड़ता है कि ये थोड़े टाइम हो जाए, और उसके साथ भी कुछ एंटीबायोटिक्स देने पड़े कि ये थोड़ा संभाल लेगा। तो बहुत डीप कैलकुलेशन होता है। तो आजकल जो लोग कहीं पे भी रील देख लिया, गूगल कर लिया, गूगल ने कुछ भी बता दिया, फिर वो यूज के लिए फिर कहते हैं या तो असर नहीं हुआ या तो पागल हो गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक वही ना कि आप गूगल से जाके अगर पता करोगे तो वो हर चीज आपको कैंसर ही बताएगा, फिर आप कैंसर का इलाज करने नहीं निकल सकते। तो प्लीज कनेक्ट विद योर रीडर, प्लीज कनेक्ट विद योर एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, जो भी है उसी से कनेक्ट करो, वही बताएगा, और जो बताए उसको आराम से करो। टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। अच्छा, अब घरों की मैं बात करना चाहूंगी। घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहे, इसके लिए हमें कौन से कलर्स घर पर यूज करना चाहिए? क्योंकि वैसे तो वास्तु के हिसाब से लोग चीजें करते हैं, बट स्टिल ऑरा पॉजिटिव रहे, उसके लिए कौन कौन से कलर होने चाहिए? कौन से कलर होने चाहिए उससे पहले मैं बताऊंगी कि एक कलर जो कभी नहीं होना चाहिए वो है ब्राउन। ओके। आपने देखा होगा कई बार लोग वुडन के फ्लोर्स बनवा लेते हैं ना, वो सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है, सबसे बड़ा। द मोमेंट आपने फ्लोर में वो रखा, या तो फिर उस घर में मेक श्योर करो कि सब स्लिपर्स में घूमे, गलती से भी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, बट फिर भी उसका सबकॉन्शियस पे अफेक्ट, डिटैचमेंट आएगा ही आएगा। जिस घर में ब्राउन कलर का इंटीरियर बहुत ज्यादा है, उस घर में फैमिली में आपस में लोगों के इमोशंस कनेक्ट करेंगे ही नहीं, कलेश होगा ही होगा। बहुत ज्यादा ब्लैक के फर्नीचर रखना, बीच में भी वो लेदर ब्लैक के वो सोफास चले थे, वो इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग और खराब थे इमोशनल हेल्थ के लिए इन टर्म्स ऑफ क्रोमोथेरेपी कि वो लोगों को कभी नहीं रखनी चाहिए। पर्दे कभी डार्क कलर के नहीं रखने चाहिए। ब्राउन में आप फिर भी रख सकते हो, मतलब ब्लैक नहीं रखनी चाहिए, ब्राउन, वुड ब्राउन आप फिर भी रख सकते हो पर्दे, पर वो भी डिपेंड करता है कि कौन से डायरेक्शन में है, वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तु से कंसल्ट करके कि किस में आप क्या रख रहे हो। बेडरूम में आपको बहुत ज्यादा रेड कलर नहीं रखना चाहिए, ब्राउन नहीं रखना चाहिए, ब्लैक नहीं रखना चाहिए। बेडरूम हमेशा लाइटिश ऑरेंज कलर का अगर आप रखो, कपल का अगर बेडरूम है, इनिशियली अभी शादी हुई है, तो बहुत लाइट ऑरेंज जो होता है वो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है कपल के लिए, क्योंकि वो उनकी सेक्सुअल लाइफ को भी अच्छा रखेगा, इमोशनल लाइफ को भी अच्छा रखेगा, और उनको एक्सप्रेस करने का एक वो जो जॉय होता है कपल के बीच में, वो जो स्पार्क होता है उसको भी मेंटेन रखेगा। अगर उनके बेडरूम में आपने बहुत डार्क कलर्स डाल दिए, ब्लैक, ब्राउन, पर्पल, बहुत डार्क ब्लू भी कर दिया, तो वो खराब हो जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ दिन रहेगा, फिर खराब। ये कलर्स वाइब्रेशन को रेज करते कैसे हैं? इसका वैसे तो पूरा एक साइंटिफिक स्टडी है, क्योंकि हर कलर का एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। बट इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि 10 लोगों को एक रूम में बिठाया गया जिसके जो वॉल्स हैं वो ग्रीन है, और 10 लोगों को एक रूम में बिठाया गया जिसके वॉल्स पूरे रेड हैं, और उनसे सबसे क्लॉक, वॉचेस, फोन सब ले लिया गया, और उन दोनों रूम्स का 1-1 घंटे का मीटिंग चला। उसके बाद उन लोगों को निकाल के पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मीटिंग कितनी देर चला है? तो रेड रूम वाले लोगों ने कहा कि हमें लगा 1.25 घंटा, 1.5 घंटा मीटिंग चला है। और ग्रीन वाले रूम से पूछा, उन्होंने कहा कि मैक्स टू मैक्स आधा घंटा चला है। और किसी को नहीं पता था कि कितना टाइम का मीटिंग है, सब रैंडमली बस बैठे हुए हैं। कलर्स का इतना फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है कलर्स का। एक मेरा केस स्टडी हुआ था, एक मेरे अंकल थे एक्चुअली, तो उनका स्टील इंडस्ट्री था। तो उन्होंने एक बार, वो मेरी मदर से ही डिस्कस कर रहे थे कि उनके वहां पे जो वर्कर्स हैं उनकी इतनी तबीयत खराब रहती है, आए दिन सब लोग छुट्टी पे होते हैं, ये वो। और मैं बस ऐसी रैंडमली वहां से गुजर रही थी, मैंने सुना, तो मैंने सोचा कि जरा बात की जाए। तो उनके साथ बैठी, उन्होंने सारी सिचुएशन बताई। मैंने कहा मैं आपका जो इंडस्ट्री में एक बार विजिट करती हूँ वहां के ना। तो मैं वहां गई, तो वहां पे उनका जो खाने का एरिया था, वहां पे एक्सट्रीम ग्रे हो रखा था, जो वॉल का कलर था वो ग्रे हो रखा था। तो मैंने उनको बोला कि ये जो वॉल है इसको आप ब्लू पेंट करवा दो, और बॉर्डर्स पे जो है येलो कलर की स्ट्रिप्स डलवा दो, और पूरे इसमें आप बॉर्डर पे येलो कलर की स्ट्रिप्स डलवा दो। विदिन 2 months उनका ये सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। ना किसी की तबीयत खराब हो रही है, ना कोई छुट्टियां ले रहा है। अब इसका रीजन ये था कि वो जो वॉल था वो उनके खाने की जगह पे था। तो जब आप खाना खाने बैठ रहे हो और जो भी कलर आपके सामने है, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आपके सबकॉन्शियस पे पड़ रहा है, जो कि ग्रे सबसे खतरनाक कलर होता है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। अगर आप किसी को लिटरली मारना चाहते हो ना,
तो उसको ग्रे कलर के कपड़े पहनाने लगो और ग्रे कलर के चीजों के आसपास उसको भर दो, वो खत्म हो जाएगा। तो मतलब मुझे लगता है किचन में तो यूज नहीं करना चाहिए। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ग्रे बहुत खतरनाक कलर है, गलती से भी नहीं पहनना चाहिए कभी भी। अच्छा, जब हम घर में मंदिर बनाते हैं तो उसमें कौन सा कलर? व्हाइट कलर? रेड। अच्छा, रेड कलर। रेड बेस पे हमेशा आप रेड रखते हो ना, एनर्जी के लिए, ऊर्जा क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वहां से आप ऊर्जा लेने जा रहे हो, तो वहां तो इतनी ऊर्जा होनी चाहिए ना जो इतना क्रिएट कर सके। तो आप रेड रखते हो। और टॉप पर आप, इसलिए हमने देखा बल्ब लगाते हैं हमेशा लाइट के लिए, येलो कलर के लिए, कि गुरु का एक्टिवेशन हमेशा रहे, सबके सबकॉन्शियस पे वो लाइट पड़ती रहे, तो उनको पता हो कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो वेल्थ और प्रोस्पेरिटी अगर अट्रैक्ट करनी है तो कौन से कलर बेस्ट हो सकते हैं? वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए सबसे सेफेस्ट हो जाता है, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी आई वुड से ब्लू एंड येलो। और अगर फेम अट्रैक्ट करना है तो पिंक एंड व्हाइट। पिंक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपको एक्सट्रीमली फेमस बना सकता है। आप कुछ मत करो, आप घर पे बैठे रहो, तब भी वो कलर अगर एक्टिवेट हो गया है, वो आपको रातों रात फेम कर देगा। अभी सीबीएसई के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आने वाले हैं तो पढ़ाई पर उनका फोकस ज्यादा हो, कौन से कलर वेयर करना चाहिए उन्हें? स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो जिस चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उसका कलर बहुत मैटर करता है। अगर आपका बच्चा कुछ ऐसी चीज पढ़ रहा है जिसमें एग्जाम्स निकालना हुआ या बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए इस तरीके के, तो उनका चेयर हमेशा वुडन होना चाहिए, ताकि वो बैठा रहे एक जगह, हिले नहीं, क्योंकि उसमें उसको लंबा सेटिंग चाहिए। और उसके टेबल का जो कलर है या तो ब्राउन हो या तो व्हाइट हो, ब्लैक कलर कभी भी ना हो। और उसकी आंखों के सामने, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो वो जो शेर के सिंबल आते हैं ना, वो जो 4 पिलर्स होते हैं शेर के फेस के साथ, उसका एक पोस्टर हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए, उसके फोन के वॉलपेपर पे होना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव चीज की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग, इस तरीके का, तब आपका चेयर हमेशा रोलिंग चेयर होना चाहिए। तब कभी भी वुडन चेयर मत लो, उससे तो आपको थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, क्रिएटिविटी आनी बंद हो जाएगी। तो रोलिंग चेयर होनी चाहिए। आपके आसपास का जो इंटीरियर है वो व्हाइट पिंक में हो, बहुत अच्छा रहेगा। और आपके टेबल पे हमेशा एक ग्लास पानी का भरा हुआ होना चाहिए। मतलब एक बॉटल लो, एक ग्लास लो, आपने पानी अगर पिया है तो उस ग्लास को वापस से भर दो। इसका सबकॉन्शियस पे बहुत पावरफुल इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका ग्लास जितना खाली होता जा रहा है ना, आपको ऐसा लगने लगता है सबकॉन्शियस को कि आप ड्रेन होते जा रहे हो। अगर आपका रखा हुआ ग्लास हमेशा भरा हुआ है तो आपको ड्रेन्ड एनर्जी फील नहीं होगी, आप और ज्यादा अपनी लिमिट पुश कर पाओगे पढ़ते वक्त। श्रेया, एक क्वेश्चन मेरा ये, सपोज किसी का नाम कुछ भी हम ले लेते हैं, लाइक मैं अपना ले लेती हूँ, आकांक्षा। मेरा फर्स्ट लेटर है ए, और अगर मैं अपना नंबर देखूं 9, मार्स का नंबर, तो जो मेरा कलर है या फिर मेरा जो नेम का फर्स्ट लेटर है, वो क्या मेरी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है अगर कलर थेरेपी के हिसाब से मैं देखूं तो? या किस तरह से वो डिफाइन कर पाएगा? अल्फाबेट्स का भी होता है, अल्फाबेट्स का भी हम प्लैनेटरी रिलेशन करते ही हैं। अच्छा। आपका जो ए हो जाता है वो आपका, क्योंकि सूर्य से कनेक्ट हो गया है, और आप कह रहे हो जैसे कि आप मार्स से हो, तो आपका रेड, येलो, ये कलर्स आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएंगे। आपके लिए डल कलर्स बहुत खतरनाक हो जाएंगे, कि अगर आप, जैसे कई बार हम घर पे जो हम टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, लोअर डाल लेते हैं, वो हम डल कलर्स के डाल लेते हैं ना, वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएंगे। आपको वो कभी नहीं डालनी चाहिए। आपको हमेशा हाई कलर की फ्रीक्वेंसी में ही रहना चाहिए, तभी आप अपने लाइफ में अच्छा जा पाओगे। और ए की वजह से आपका जो पोस्चर है वो हमेशा स्टिफ रहेगा। और ए की वजह से आपको अपने बैक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आपके हेड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कि आपको कभी भी अगर पेन होना स्टार्ट हुआ तो आपको, एक तो होगा भी जल्दी, मतलब बहुत रिपीटेटिवली होता होगा, या अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, तो ए की जो एनर्जी है वो बैलेंस चल रही है। बट आपको अपने हेड का, अपने बैक का बहुत ध्यान रखना है, पोस्चर का। तो क्या ये जो कलर्स का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है, ये लॉन्ग टर्म होता है? लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन क्योंकि सराउंडिंग में भी कलर्स चेंज हो रहे हैं, आपकी सराउंडिंग चेंज हो रही है, तो आप अगर कॉन्स्टेंटली पकड़ के रखते हो कि जब तक आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो, अगर एक बार कलर एक्टिवेट हो गया तो भी वो मैक्स 6 से 7 महीने ही चलेगा, अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया है तो। पर अगर आप उसे कॉन्स्टेंटली अभी भी यूज कर रहे हो विद अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन, विद अ प्रॉपर गाइडेंस, तो उसका असर लंबा जाता है। ओके, डेफिनेटली। कलर थेरेपी में हम फिलहाल इतना ही करते हैं।
अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी पे। न्यूमरोलॉजी और पास्ट लाइफ कनेक्शन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि न्यूमरोलॉजी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या कनेक्शन होता है? ओके, सो ऑल्दो इस पे भी काफ़ी स्टडीज चल रही हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट लाइफ से हमें जितना हमने रिलेट किया है उतना अभी तक ये समझ में आया है कि पास्ट लाइफ में क्या होता है कि जब आपकी डेथ हो रही है, जब आप अपने डेथ बेड पे हो, उस टाइम पे, उस पॉइंट पे वो जो लास्ट चीजें हैं जो आपके दिमाग में रह गई हैं, जो आपको गिल्ट रह गया है, शेम रह गया है या कोई डिजायर रह गया है, वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है आपकी अगली जिंदगी को चूज करने में। इवन जब आपकी डेथ होती है, आपकी एक पूरी जर्नी होती है, आप ऊपर जाते हो, अपने हायर सेल्फ के साथ बैठते हो, पूरा डिस्कशन होता है, आप अपनी पूरी लाइफ रिवाइंड करके आपको दिखाई जाती है कि ये आपकी लाइफ रही थी, इसमें आपको क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं करना है, आपको वापस जाना है, नहीं जाना है, आपको भूत वाली लाइफ में जाना है, नहीं जाना है, पूरा एक कॉन्वर्सेशन किया जाता है। और लास्ट के जो आपके 7 मिनट होते हैं लाइफ के, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं कि आप अपनी अगली जिंदगी क्या चुनोगे। अब वहां पे सोल अपने आप डिसाइड करती है कि उसे अपनी अगली जिंदगी में क्या 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 चाहिए। उसी के बेसिस पे वो अपने नंबर्स डिसाइड करती है कि मुझे ऐसी ऐसी जिंदगी जीनी है, मुझे हार्डशिप्स चाहिए तो मैं 8 नंबर में जाऊंगी या 17 में जाऊंगी। हार्डशिप्स के साथ साथ मुझे अकेले ही रहना है तो मैं 17 में जाऊंगी। हार्डशिप्स के साथ मुझे एंड में थोड़ा सा बढ़िया जिंदगी चाहिए तो मैं 26 पे जाऊंगी, 26 की डेट चुनूंगी। सो इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और डेट ऑफ बर्थ में भी अंदर तोड़ के बहुत सारे अलग अलग नंबर्स बनते हैं जो सोल अपने साथ कैरी करके आया है पास्ट लाइफ से। तो अगर आप किसी का न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करते हो, इवन न्यूमरोलॉजी को टैरो से भी रिलेट करके बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करते हो, तो आप उसका पास्ट का सारा कच्चा चिट्ठा समझ सकते हो कि ये पास्ट से क्या लेके आया है, क्यों लेके आया है, इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये जो पास्ट लाइफ के कार्मिक डेब्ट्स हम इसे कह सकते हैं, वो हमारी बर्थ नंबर मतलब उसको रिप्रेजेंट कर सकती है, राइट? करेक्ट। ये एक बार कार्मिक जो डेब्ट्स होते हैं, ये एक बार आप बताओ कि ये होता क्या है, या फिर ये कौन से नंबर्स होते हैं इन लोगों के? कार्मिक डेट्स टेक्निकली तो सबके ही होते हैं, कोई भी फ्री नहीं है, बट कुछ नंबर्स हैं जो बहुत हार्डशिप्स लेके आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 नंबर। 13 नंबर जो है वो अपने साथ बहुत एक इंडिविजुअलिटी लेके चलता है। उसको लाइफ में बहुत लेट जाके समझ में आता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था या क्या उसको सीखना था। 14 नंबर के साथ इल्यूजन्स बहुत होते हैं। अगेन 1 and 4 का कॉम्बिनेशन उसका बनता है कि उसको अकेले रहना है, अपनी सुननी है, वो किसी से दबेगा नहीं, किसी की सुनेगा नहीं। ऑल्दो 14 इज अ नंबर, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5, तो इवेंचुअली उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है बाहर से, जब वो लोगों से बात करता है, बाहर लोगों से बहुत ज्यादा मीटअप्स करता है, ट्रैवल करता है, उसका क्रिएटिविटी एक्टिव रहता है। लेकिन इंटरनली 14 उसको बहुत परेशान करता है इन टर्म्स ऑफ इल्यूजन। वो किसी पे बिलीव नहीं कर पाता। 14 तारीख को पैदा होने वाला इंसान लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता। उसको ऐसा लगता है कि सब उसके खिलाफ हैं, सब उसको धोखा दे देंगे, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसको बहुत बिट्रेल्स मिले होते हैं या फिर उसने बिट्रेल्स किए होते हैं। तो वो ये एनर्जी कैरी कर रहा है कि मैं किसी पे यकीन नहीं करूंगा। 16 वाला भी काफी हद तक इन चीजों से गुजरता है। 16 वाला मेनली रिलेशनशिप इश्यूज से गुजरता है। एक्सट्रीम रिलेशनशिप इश्यूज 16 वाला देखता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी 16 वाला देखता है। सबसे ज्यादा अब्यूज 16 वाला देखता है। हद से ज्यादा जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में आज तक देखा है। 19 वाले के साथ भी होता है। 19 वाले के साथ ना धोखा बहुत होता है, क्योंकि उसने भी अपने पास्ट लाइफ में लोगों को बहुत धोखा दिया है। ऊपर वाले को बहुत ज्यादा कर्स किया होता है, गॉड को बहुत ज्यादा कर्स किया होता है, या बिलीव नहीं किया होता है, या ऊपर वाले के बारे में उल्टा सीधा कहा होता है। तो इस जिंदगी में उसको ऐसी जिंदगी मिलती है कि उसको सिवाय भक्ति करने के कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर 19 तारीख वाले इंसान की लाइफ में एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, तो सिर्फ भक्ति है जो उसे बचा सकती है। दुनिया की कोई रेमेडी उसे नहीं बचा सकती। और उसको जिंदगी में एक इंसान ऐसा धोखा देगा जो वो हमेशा याद रखेगा, क्योंकि उसने वो धोखा अपने पास्ट लाइफ में उसको ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर है जो हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीजें हमें रिप्रेजेंट करता हो? लाइक अगर मैं स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करूं, तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर है जो पास्ट लाइफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर 3 हुआ, नंबर 7 हुआ, 5 हुआ,
11 हुआ, ये मेनली पास्ट लाइफ से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कैरी कर रहे हैं आज भी, और इनको बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक इंक्लाइनेशन होने लगता है, बहुत जल्दी होने लगता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कैरी करते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी हमें ये बता सकती है कि अगर हम अब हमारा जन्म, अब इस जन्म की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो हमें कौन कौन से कार्मिक लेसन सीखने हैं? क्या ये हमें न्यूमरोलॉजी के जरिए पता चल सकता है? हाँ, न्यूमरोलॉजी में एक कैलकुलेशन होता है आपके कार्मिक डेट्स का। एक नंबर होता है जो आप कहीं से भी कितना भी कैलकुलेट कर लो, वो आपके न्यूमरोलॉजी में कहीं नहीं आएगा। ना आपके फोन नंबर में, ना आपके नेम नंबर में, ना आपके डीओबी में। एक नंबर होगा और वो सबका होता है। कोई होगा, मिलेगा शायद ही आपको जिसके पास सारे नंबर्स हो, बट एक नंबर सबका मिसिंग होता है। वही तुम्हारा सबसे बड़ा कार्मिक डेट होता है। जैसे अगर किसी का 6 नंबर है, ही 6 नंबर उसका आता ही नहीं है, कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, ऐसा इंसान रिलेशनशिप्स के लिए तरस जाएगा, पर उसको रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। और बहुत मिलेंगे लेकिन वो नहीं मिलेगा जैसा उसको चाहिए। किसी का 2 आता है, वो फैमिली के लिए तरस जाएगा। किसी का 1 नहीं आता है गलती से भी, वो फादर के लिए तरस जाएगा। कि उसके पास उसको कभी भी वो फादरली प्रोटेक्शन मिल ही नहीं पाएगा, वो तरस जाएगा एंड तक। तो ऐसे हर नंबर का एक कार्मिक डेट चलता है। अच्छा, जो रिपीटेड लाइफ पैटर्न्स होते हैं, लाइक बहुत बार लोगों को फेलियर्स बार बार किसी भी चीज में मिल रही है, या रिलेशनशिप की मैं बात करूं, तो ये क्या जो हमारी पास्ट लाइफ के कर्मा है, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है क्या? अगर किसी का रिलेशनशिप में बार बार फेलियर हो रहा है, इसका मतलब वो पास्ट लाइफ में उसका अनरिक्वेस्टेड लव रहा है। अनरिक्वेस्टेड लव, या तो उसने किसी से बहुत प्यार किया है, उसको वापस नहीं मिला है, जिसकी वजह से उसकी सोल डर गई है और उसको लगता है कि मैं प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ। ठीक है, तो इस जिंदगी में भी ऐसे ही रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करता है जो इनकम्प्लीट ही रहेंगे। ओके, जो जैसे किसी और रिलीजन में प्यार करना, किसी और कास्ट में प्यार करना, कि उसको पता है कि ये पूरा हो ही नहीं सकता, वो जानबूझ के ऐसे लोगों, सबकॉन्शियसली ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करेगा। या फिर पास्ट लाइफ में उसने किसी से प्यार किया था, बट किसी भी सोसाइटल प्रेशर की वजह से, डेथ होने की वजह से, वॉर होने की वजह से, या सोसाइटी ने नहीं माना, किसी भी रीजन की वजह से उसका वो प्यार वहां पे अधूरा रह गया, तब भी सोल ये मेमोरी कैरी करती है कि मेरा प्यार तो हमेशा अधूरा ही रहेगा। तो यहाँ पे भी वो ऐसे ही रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करती है अगेन, जहाँ वो अधूरे ही रहेंगे। ओके, तो मैरिड लोगों से प्यार हो जाना, हमेशा मैरिड लोगों की तरफ अट्रैक्शन रहना, क्योंकि इस ऐसी सिचुएशन में सोल को पास्ट लाइफ में ले जाया जाता है, रीजन ढूंढा जाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, उसको नर्चर करके, हील करके वापस लाया जाता है कि जो हो गया वो हो गया, यू डोंट हैव टू रिपीट द पैटर्न्स। क्योंकि सोल के पास क्या है ना, दिमाग नहीं होता, उसके पास सिर्फ डिजायर्स होते हैं। तो अब उसका जो भी डिजायर था, जो हुआ नहीं हुआ, वो अटका हुआ है अभी भी, तो वो वही उसी पैटर्न पे चल रहा है। तो इज इट पॉसिबल शिविका कि हम पहले, ये हमारा सोल पर्पस है क्या ये पहले से ही पता चल सकता है न्यूमरोलॉजी के जरिए? हाँ, आपका सोल पर्पस, आपका जो डेस्टिनी नंबर होता है, वो आपका सबसे एक्यूरेट तरीके से बता सकता है कि आप एग्जैक्टली क्या करने आए हो। और अगर आप वो कर रहे हो तो आपके आसपास की बाकी सारी चीजें लाइन हो जाएंगी। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे आप उस चीज में बहुत अच्छे हो। बट इफ इट इज नॉट मेंट टू बी, इफ यू आर नॉट मेंट टू डू दिस, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये पॉसिबल है कि अगर लाइक हमें पता चल गया हमारा सोल पर्पस ये है, तो इज इट पॉसिबल कि हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए उसको चेंज भी कर सकते हैं? चेंज एज इन लाइक अगर हमें पता है कि हमारी लाइफ में आगे इस तरह की चीजें होने वाली हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पहले से इस तरह की चीजें कर लें, या फिर एस्ट्रोलॉजी के जरिए, न्यूमरोलॉजी के जरिए कि कोई उपाय हो जाए तो वो चेंजेस हो सकते हैं उसमें? डेफिनेटली। मेरे क्लाइंट थे, मैंने उनको बोला था कि उनका एक ट्रैवल होना था, तो मैंने उनको बोला था कि आपका ना मुझे एक एक्सीडेंट दिख रहा है, तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, कुछ रेमेडीज वगैरह करवानी पड़ेंगी, आपका डेफिनेटली एक्सीडेंट दिख रहा है, मार्स बहुत हेवी जा रहा है, एक्सीडेंट होगा ही होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है रेमेडीज करने का, एंड आई हैव टू गो। मैंने कहा जिन डेज में आप ट्रैवल कर रहे हो, एग्जैक्टली उन्हीं डेज में आपका एक्सीडेंट दिख रहा है, तो आई एम 110% श्योर कि एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो ही वाज लाइक कि कुछ कर सकते हैं ये वो। मैंने कहा आपके पास 1 दिन का टाइम है? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा तो आप अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ और क्या कहते हैं, अपने वॉच में एक काम करना, टाइम चेंज कर लेना, कल का टाइम कर लेना, अपने फोन में भी, अपने वॉच में भी कल का टाइम कर देना, जो आपका एक्चुअल ट्रैवलिंग टाइम है। मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट है, ऑल्दो 2-3 लोगों के संग पहले भी किया हुआ है, बट ये चल जाएगा, ये काफी
इसे आई थिंक एस्ट्रोलॉजी में हम टाइम लैप्सिंग कहते हैं शायद, या कुछ इस तरीके का इवेंट कहते हैं कि जब आप इवेंट को पहले ही कर देते हो ताकि एक्चुअल डे पे उसका इफेक्ट ना हो। और मार्स का काम है आपको हॉस्पिटल तक लाना, आपको ब्लड के अराउंड रखना। मैंने कहा और ब्लड डोनेट भी कर दो, हॉस्पिटल जा ही रहे हो ब्लड डोनेट भी कर दो। तो वो गए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया और वो 1-2 घंटा मस्त अपना वहाँ बैठे हैं। वहाँ पे कैंटीन में उन्होंने बैठ के कुछ खाया पिया है, वो मुझे बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है ये वो। उसके बाद वहां से आ गए हैं, उन्होंने अगले दिन अपना ट्रिप किया है और कुछ नहीं हुआ, थैंकफुली कुछ भी नहीं हुआ। सो इसे हम ये काफी एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते हैं। जब भी आपका कोई एक्सीडेंट दिखता है उससे पहले आपको ऑलरेडी एक हॉस्पिटल भिजवा देंगे, डोनेट करवा दो, टल जाएगा। क्योंकि मार्स आया, उसको बस खून चाहिए, आपने खुद ही दे दिया कि भाई ले लो डोनेट करके, तो अब एक्सीडेंट नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा, आपने वॉच का जिक्र किया तो वॉल क्लॉक मेरे माइंड में आई। घर में कई बार होता है कि अगर रुक जाती है तो लोग कहते हैं इसको घर में या तो मत लगाओ उसको, या फिर वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो इसके पीछे मिथ क्या है? मिथ नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली क्लॉक्स ना सिर्फ यहाँ का टाइम नहीं बता रहे हैं। ये जितने भी डिमेंशंस हमारे चल रहे हैं ना जो डिमेंशन हम देख भी नहीं सकते हैं, जो हम जा भी नहीं सकते हैं। कई बार आपके घर में जो स्पिरिट्स होते हैं, हर घर में स्पिरिट्स होते हैं बाय द वे, जो स्पिरिट्स होते हैं वो एक तरीके से आपको आगाह करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो बाय डूइंग दिस आप भी उनको मैसेज दे देते हो कि हाँ आपका मैसेज हमको मिल गया है, कि अगर कोई वॉच चलते चलते रुक गई है और ऐसा भी नहीं है कि वो सेल से रुकी है, वो खराब ही हो गई है, तो उसको उठा के फेंक दो। दैट्स हाउ यू गिव देम अ मैसेज कि हाँ हमें आपका मैसेज मिल गया है, हमने वो चीज हटा दिया, अब हम नया लेके आ गए हैं। तो इट्स लाइक अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्योंकि वो भी वहां रह रहे हैं, वो भी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू शो योर रिस्पेक्ट टू देम। ठीक है, अब आते हैं रिलेशनशिप को लेकर, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। तो ये कैसे हमारी मदद करती है हमारे पार्टनर को समझने में? ओके, रिलेशनशिप में ना न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के लिए सबसे इजी और सबसे बेस्ट होती है। अगर आपको पता है कि आप जिस इंसान को डेट करने वाले हो उसके ये नंबर है, सिर्फ आप डेट भी ले लो, बाकी नंबर्स तो आप हटा दो, पीछे के जितने भी मूलांक भाग्यांक वगैरह, सिर्फ मूलांक भी ले लो आप, तो भी आप इतना कैलकुलेट कर पाओगे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो पार्टनर है जिसको आप डेट करने जा रहे हो वो पैदा हुआ है 1-10 19 या 28 को, ये जो 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं। ऐसा इंसान लीडरशिप वाला है, डोमिनेशन वाला है, तो इस इंसान को ना प्लानिंग करना, आगे से बढ़ के चीजें करना बहुत पसंद होगा। तो ऐसे इंसान के साथ अगर आप जा रहे हो तो पहले ही प्रिपेयर रहो कि ये डोमिनेट करेगा, ये लीडरशिप करेगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप किसी 2 नंबर वाले इंसान को डेट कर रहे हो, 2 हुआ, जो भी 2 के कॉम्बिनेशन होते हैं, 11 हुआ, 20 हुआ या 29 हुआ, इन डेट्स को पैदा होने वाले लोगों को आप रेडी रहो इमोशनली संभालने के लिए, क्योंकि जब जब मून साइकिल बदलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पागल हो जाएंगे, वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या वो आपको अपने घर का एक एक राज बता देंगे, क्योंकि उनके पेट में कोई बात नहीं टिकेगी। तो आप इस बेसिस पे ना उनको कभी जज मत करना कि यार ये तो खुद ही अपना सारी चीजें बता रहे हैं, ये बस उनका एक ट्रेट है, वो कभी धोखा नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस उनका ट्रेट है, उसको समझना। आप किसी 3 नंबर वाले इंसान को डेट कर रहे हो, 3 नंबर वाले इंसान के साथ या तो आप उससे ज्यादा ज्ञानी हो जाओ, या फिर आप उसको उसका ज्ञान शो ऑफ करने दो, क्योंकि 3 नंबर वाला इंसान हर बात पे बोलेगा कि अरे इसका तो ऐसे होता है, अरे ये तो मुझे पता है, अरे ये तो ऐसे होता है, तो उसको वो चीज करने दो, क्योंकि इसी में उसकी वो इनोसेंस है, या इसी में उसकी वो खुशी है, तो उसको करने दो, इस चीज से कभी इरिटेट मत हो। आप किसी 4 नंबर वाले को डेट कर रहे हो, 4 हुआ, 13 हुआ, 22 हुआ या 31 वाला इंसान हुआ, ऐसा इंसान बहुत पर्टिकुलर होता है अपनी चीजों के लिए, बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इनिशियली आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आप उसके साथ रहना शुरू कर रहे हो तो आपको रियलाइज होगा कि आप कोई भी चीज टस से मस नहीं कर सकते, यू नो, और वो अपना ये वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को इस चीज में आपको टोकने से, वो इतने हाइपर हो जाएंगे। तो इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहो। और सबसे ज्यादा लॉयल भी आई थिंक यही वाले लोग होते हैं जो 4 नंबर वाले होते हैं, बट उनका ये एक दिक्कत होता है कि वो चिक बहुत ज्यादा कर देते हैं कई बार तो उनके पार्टनर को बहुत इरिटेशन हो जाता है। तो उनको ये प्रिपेयर होना चाहिए मेंटली कि हाँ ये करेगा एंड इसको थोड़ा लेट गो कर सकते हैं। 5 नंबर वाले इंसान के साथ हमेशा ट्रैवल करने को रेडी रहो,
चेंजेस के लिए रेडी रहो। उसके मूड भी बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं, उसके गोल्स भी बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं, उसका ट्रैवलिंग भी बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। 6 नंबर वाले इंसान के साथ, जो भी 6 नंबर की डेट्स पे पैदा हुआ है, उसके साथ हमेशा अमीरियत वाली जिंदगी जीने को रेडी रहो। वो चाहे कितना भी अमीर हो ना हो, बट उसको महंगी जगह खाना है, महंगी जगह बैठना है, महंगी चीजें पहननी है। तो आपको लग सकता है कि यार ये तो बहुत हाई मेंटेनेंस है, लेकिन फिर ऐसे इंसान को आप तभी डेट करो जब आप उसका ये चीज झेल सकते हो। नंबर 7 को अगर आप डेट कर रहे हो, 7 के, 16 के या 25 के इंसान को आप डेट कर रहे हो, तो इस इंसान के साथ आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं जानता है। उसको बहुत टाइम लगेगा, उसको बहुत सेफ स्पेस चाहिए। जब तक आप उसके उस सेफ स्पेस में नहीं आ जाते हो, वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करेगा। आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि यार ये मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करता है, कुछ बात ही नहीं करता है, बट वो आपसे बात तब तक नहीं करेगा जब तक वो आपको वो सेफ स्पेस नहीं मानता है। तो उस बेसिस पे आप उसे प्लीज जज मत करना। वो टाइम लेते हैं अपना। 8 नंबर वाले को अगर आप डेट करते हो, 8 नंबर वाले इंसान के साथ आप कभी चोरी चकारी, झूठ वगैरह ये सब नहीं बोल सकते, किसी भी तरीके का चीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको दूसरा मौका नहीं देगा। 6 नंबर वाला आपको दूसरा मौका दे देगा, 3 भी दे देगा, 2 भी दे देगा, 4 भी दे देगा, 5 भी दे देगा काफी हद तक। 8 वाला आपको कभी दूसरा मौका नहीं देगा। गलती से भी अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए तो गए। तो इनके साथ अगर आप हो तो गलती से भी चीट मत करना। 9 नंबर वाले इंसान के साथ अगर आप डेट कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट डे से याद रखना है कि आप उसके साथ बहुत लो टोन में बात करो। पहले दिन से ही रूल बना के रखो रिलेशनशिप का कि ऊंची आवाज में बात ही नहीं करना है। क्योंकि अगर उनका किसी दिन टेम्पर लूज हुआ तो वो गए। और उनको ना कभी भी हाई एक्सपेक्टेशंस में मत रखो। 9 नंबर वाले इंसान की ना एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी हो जाती हैं सामने वाले अपने पार्टनर से। उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा इतनी बेयर मिनिमम रखो कि उसके लिए आप कुछ भी करो तो उसको लगे बहुत हो गया। तो बहुत लिमिट में रखना जरूरी है 9 नंबर वाले को। ओके कुछ स्पेसिफिक नंबर्स लाइक अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ, या फिर मैं नंबर की बात करूं, हम नंबर्स की बात करते हैं, 1-1 है या फिर 2-2 है, 3-3 है, पार्टनर की सेम है नंबर, तो ये क्या कुछ ऐसा होता है क्या कि इनका सोल कनेक्शन है, या फिर ये इस तरह का कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड इनका है? क्या ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है क्या? सो इसमें ना 2 कॉम्बिनेशन चलते हैं, मूलांक और भाग्यांक का साथ साथ। अभी आप सिर्फ मूलांक का कह रहे हो कि अगर 1-1 सेम है ना। हाँ. कुछ कॉम्बिनेशंस में बहुत अच्छा जाता है, जैसे 1-1 चल जाएगा, बट उनको थोड़ा ईगो क्लैश करेगा। 2-2 तो बहुत ही अमेजिंग साथ में जाएगा। 2 के कोई भी कॉम्बिनेशन है, 2-2 आपस में बहुत अच्छा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूरे दिन बैठ के सुन सकते हैं कि अरे तुम्हारा दिन कैसा गया, तुम्हारा दिन कैसा गया, पूरे दिन बात कर सकते हैं। 3-3 भी कर सकते हैं, लेकिन 3-3 में ये क्लैश आ जाएगा कि मैं ज्यादा ज्ञानी कि मैं ज्यादा ज्ञानी, वो वाला क्लैश आ जाएगा। 4-4 पागल हो जाएंगे आपस में। अगर 4-4 को कभी साथ में नहीं रहना चाहिए, इवन 4 को अपने किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ नहीं रहना चाहिए। डिवोर्स पक्का होगा ही होगा, अच्छा रिलेशनशिप नहीं चलेगा, एक्सट्रीम टॉक्सिक जा सकता है, क्योंकि इल्यूजन का नंबर है। एक ने ओवर थिंकिंग करी, दूसरे ने आसमान तक छू लिया उस ओवर थिंकिंग को, वो उसके भी ऊपर निकल गया, तो वो दोनों पागल हो जाएंगे ओवर थिंकिंग कर करके साथ में। 5-5 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर दोनों 5 हैं आपस में, वो बहुत खुश रहेंगे। 6-6 भी आपस में बहुत खुश रहेंगे, लेकिन 6-6 वालों के संग ये दिक्कत रहेगा कि सामने से उनको इतनी अटेंशन मिलेगी रिलेशनशिप की कि उनका चीट करने का जो एरिया है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब क्योंकि उनको अटेंशन बहुत ज्यादा मिलेगी, तो उनको हमेशा डर लगा रहेगा अपने पार्टनर को लेके कि ये चला ना जाए, तो पीसफुल नहीं हो पाएगा। 7-7 का कॉम्बिनेशन काफी हद तक ठीक रहता है, बट उन दोनों का मून बैलेंस होना चाहिए, तो वो खुश रहेंगे। 8-8 का कभी नहीं होना चाहिए, या तो डिवोर्स होगा या तो डेथ होगी। अगर हो गया तो बहुत ही रेयर केस होगा। मैंने तो पर्सनली आज तक अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा कि किसी 8-8 वाला इंसान कोई खुश हो, कि दोनों पार्टनर्स 8 वाले हों और वो बहुत खुश हों। प्रॉब्लम आएगी, या तो सीधे डेथ होगी दोनों में से किसी की, या तो डिवोर्स होगा, या तो वो इतने गरीब हो जाएंगे और इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कभी नहीं हो पाएगा। 9-9 वाले बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का एग्रेशन, गुस्सा इतना ज्यादा होगा कि दोनों झुक ही नहीं पाएंगे दूसरे के आगे। बाकी फिर अगर हम दूसरे नंबर्स का कॉम्बिनेशन देखें कि एक का 1 है और एक का सपोज 19 से 1 बन रहा है, या 10 से 1 बन रहा है, या किसी और कॉम्बिनेशन 28 से 1 बन रहा है, तो फिर उनका फिर बहुत अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। तो आइडियल मैचेस कौन से होते हैं अगर लाइफ पैथ नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए? सबसे बेस्ट होता है 2 और 1।
अच्छा। दैट इज किंग एंड क्वीन। तो वो हमेशा अच्छा जाता है, क्योंकि किंग को वो हमेशा क्वीन किंग को लीड करने देती है कि हाँ जाओ तुम लीड कर लो, और किंग अपनी क्वीन का ध्यान भी रखता है। तो 1 नंबर और 2 नंबर आपस में बहुत अच्छे बैठते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर भी आपस में काफी हद तक अच्छे बैठ जाते हैं। एंड 5 नंबर भी 1 नंबर के साथ बहुत अच्छा बैठता है। ऐसे काफी सारे कॉम्बिनेशन है। 7 वाला 2 के संग बहुत अच्छा बैठता है। 4 वाला 1 के साथ बहुत अच्छा बैठता है। 4 वाले को कोई नहीं संभाल सकता, 1 संभाल सकता है। 7 वाले को कोई नहीं संभाल सकता, 2 नंबर वाला संभाल सकता है। तो या रिलेशनशिप में भी इनका बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, अगर लाइक 8-8 वाली तो बॉन्डिंग आपने बताई कि वो मुश्किल चलती है बहुत, या प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो 8 नंबर के साथ फिर कौन सा फिट बैठेगा? 8 के साथ बहुत मुश्किल से कोई फिट बैठता है सबसे पहले तो। अगर 8 नंबर वाले को कोई संभाल सकता है तो वो है 3 नंबर वाला। क्योंकि 8 इज लाइक एक तो इन्फिनिटी का नंबर बन जाता है, और वो अपने आप को बहुत क्लोज रखता है अगर प्योर 8 है तो उस सिनेरियो में 3 जो है वो उसका हाफ हो जाता है। अगर आप 8 को बीच में से काट दो तो वो 3 बन जाता है। तो 3 इज बेसिकली अ चाबी फॉर 8। तो 8 नंबर वाला सिर्फ 3 नंबर वाले के सामने ही खुल के बात कर पाएगा या अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा सिर्फ। उसके अलावा वो किसी के सामने वो बैठा रहेगा पागलों की तरह, वो बोलेगा ही नहीं, वो सिर्फ 3 नंबर के सामने बोलेगा। तो 3 नंबर के संग चल जाएगा उसका। 5 के साथ भी काफी हद तक चल जाएगा, बट उसके ना लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हर किसी के साथ नहीं चल पाएगा, बहुत ही मुश्किल। 2 नंबर वाला अगर, फिर डिपेंड करता है कि उसका दूसरा नंबर कौन सा है, उसके इंटरनली और क्या क्या नंबर्स बन रहे हैं, तो फिर और भी कॉम्बिनेशंस लग सकते हैं, बट मैक्स 3 और 5 के साथ ही जाता है। बेसिकली अगर हम चीजें देखते हैं तो वो डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। क्योंकि पर्सनल नंबर या साइकिक नंबर देखेंगे तो मुझे लगता है चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, राइट? एक्चुअली हर नंबर का ना अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। अब आपका जो मूलांक और भाग्यांक है, मूलांक आपकी जिंदगी में स्टार्टिंग के 25 साल तक एक्टिवेट होता है, उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है। तो जब आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हो, या आप अपनी जिंदगी में ये जो सारी चीजें कर रहे हो, इनिशियल में अपनी पढ़ाई चूज कर रहे हो, कॉलेज चूज कर रहे हो, वहां पे वो काम करता है। पर्सनल नंबर, नॉट पर्सनल, जो डेट वाला नंबर है, जिस तारीख को आप पैदा हुए, विच इज मूलांक। ठीक है। भाग्यांक हो जाता है पूरी डीओबी को ऐड करके जो नंबर बनता है, दैट इज भाग्यांक। भाग्यांक आपका 25 के बाद एक्टिवेट होता है। असर उसका होता है, बट तब डोमिनेशन में मूलांक होता है। 25 के बाद या 26 के बाद, किसी किसी का 30 में होता है, किसी किसी का 22 में ही हो जाता है, वो देखना पड़ता है कब एक्टिवेट हुआ है। तो एक्टिवेशन होने के बाद फिर उसका भाग्यांक ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो अब उसकी लाइफ के सारे डिसीजंस उस नंबर के हिसाब से चलेंगे। अगर ये पॉसिबल है कि आप बता पाए कि कैसे, मतलब आपको पता चलता है कि लाइक डेस्टिनी नंबर जो अभी आपने बात की 25 साल तक रहते हैं, उसके बाद जो पर्सनल नंबर टोटल डीओबी आपने बताया, वो कैसे एक्टिवेट होता है, ये पता कैसे चलता है? मतलब पता ऐसे चलता है कि सपोज कोई इंसान पैदा हुआ है 3 तारीख को फॉर एग्जाम्पल, तो उसका 25 साल तक 3 चलेगा, मतलब कि उसको 25 साल की उम्र तक ना बहुत शौक होगा लैम्पलाइट में रहने का, ज्ञान लेने का, ज्ञान देने का, बात करने का, लोगों से मिलने का। एकदम से उसकी लाइफ में एक जोन आएगा। अगर उसका जो भाग्यांक है, जो उसका भाग्यांक का जो नंबर है, सपोज उसका नंबर है 7 सपोज, तो 25 होते ही उसका ऑटोमेटिकली लोगों में बैठना बंद हो जाएगा, उसका मन नहीं करेगा लोगों में बैठने का। दीज आर द साइंस कि अब उसका वो नंबर एक्टिवेट होने लग गया। वो 24 से ही शुरू हो जाएगा, और 24 से सिचुएशंस ऐसी बननी शुरू हो जाएंगी कि जैसे उसकी दोस्तों में लड़ाइयां होने लगेंगी, उसका ऑफिस में लड़ाइयां होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि 7 क्या चाहता है कि अकेले बैठो। अब अकेला इंसान कोई भी बाई चॉइस तो जाके नहीं बैठेगा। 3 नंबर वाला इंसान जिसको इतना शौक है लोगों में बैठने का, वो कभी भी जाके कोने में अकेले नहीं बैठेगा भाई, उसकी तो जान ही निकल जाएगी अकेले में बैठने में। तो 7 नंबर की एनर्जी क्योंकि एक्टिवेट हो चुकी है, अब उसकी लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएंगी। लड़ाइयां होंगी तो उसको अकेले बैठना ही पड़ेगा, या तो वो अपना लेवल गिरा लेगा कि वो फिर किसी के भी साथ बैठा है। अब वहां उसका फिर वो चीज खराब होना शुरू हो जाएगा, उसकी लाइफ में लॉस होना शुरू हो जाएगा। फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, फिर पूछेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि तुम बस अकेले बैठो, 7 नंबर है तो अकेले बैठो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अकेले बैठना शुरू करेगा, वो एक अलोन जोन में जाएगा जहां उसको लोनलीनेस फील करना अलाउड नहीं है। अलोन एंड लोनलीनेस 2 डिफरेंट हो जाते हैं, राइट? तो अलोन रहना है लेकिन लोनलीनेस फील नहीं कर सकते, ये उसका सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। अगर उसने ये कर लिया, द मोमेंट उसने अकेले में खुश रहना सीख लिया, अपने साथ खुश रहना सीख लिया, वहां से उसकी लाइफ का सक्सेस शुरू हो जाएगा। फिर वो अपनी लाइफ में जो भी कर रहा होगा, करियर में जो भी कर रहा होगा, वो हो जाएगा। फिर एक पॉइंट पे जाके अगर उसको एक इच्छा है कि यार मुझे लोग तो अभी भी चाहिए, तो कुछ सालों बाद एक जो भी उसका रीडर होगा वो इन दोनों नंबर्स को थोड़ा बैलेंस कर देगा कि अब 3 की भी एनर्जी मिलेगी, तुम बैठोगे लोगों के संग,
लेकिन 7 जो तुम्हें सिखाने आया था वो तुमने सीख लिया है। तो अब तुमको ये याद रखना है कि अकेले रहने का क्या सिग्निफिकेंस है और लोगों के संग रहने का क्या सिग्निफिकेंस है और उसको बैलेंस कैसे करना है। तो सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट की जाती है जब एक नंबर एक्टिवेट होना शुरू करता है, वो अपने आप ही होना शुरू हो जाता है, हमारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर आप करना चाहते हो क्योंकि आप उसको झेल नहीं पा रहे हो या संभाल नहीं पा रहे हो तो आप करवा भी सकते हो एक्टिवेट विद रेमेडीज, कलर थेरेपी, बहुत सारी चीजों से आप कर सकते हो। ओके, तो मतलब एक कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर हुआ कि 25 तक तो मुझे उस पर बिलीव करना है जो मेरी डेट है, राइट? तो उसके बाद हम चेंज करें उसको, अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो फिर मैं जो टोटल हो रहा है हमारा लाइक पर्सनल नंबर की मैं बात करूँ तो फिर क्या मुझे उस पर बिलीव करना चाहिए? सी अफेक्ट तो सारी नंबर्स करेंगे, बस डोमिनेंस चेंज हो जाएगा। अभी डोमिनेट 3 कर रहा था कि आपको लोगों में बिठा ही रहा है, लोगों से बहुत अच्छा कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग गायब हो गए अचानक से, वो लोग आज भी हैं, बस 7 ने डोमिनेशन थोड़ा ले लिया। ओके, अब 7 को चाहिए कि नहीं थोड़ी देर अकेले बैठो, थोड़ी देर अकेले बैठो उसके बाद जाओ। तो बस डोमिनेशन की बात है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि न्यूमरोलॉजी के जरिए हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को समझ सकते हैं या फिर उसको हील भी किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? हाँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप हमेशा देखना पड़ता है कि कार्मिक है, पास्ट लाइफ से आ रहा है नहीं, क्योंकि अगर टॉक्सिक है तो कार्मिक ही होगा। एज ह्यूमन हम कोई नहीं चाहता कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहें, कोई नहीं चाहता कि इन चीजों में अटकें। तो ये आपका पास्ट लाइफ से ही आता है। तो न्यूमरोलॉजी से पहले नंबर्स देख लिए जाते हैं कि अगर आपके राहु केतु वाले नंबर्स हैं, 4 और 8 वाले नंबर्स हैं या 8 और 1 वाले नंबर्स हैं, ये समझ में आता है ये पास्ट लाइफ से अपना कार्मा लेके, कार्मिक अपने एक्शंस डेप्स लेके आए हैं। फिर पास्ट लाइफ में जाके उसको हील किया जाता है, समझा जाता है, फिर यहाँ पे आके कॉर्ड कटिंग की जाती है। जो कैंडल हीलिंग में होती है, कॉर्ड कटिंग्स होती हैं कि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो भी किया है पास्ट में, भाई एक दूसरे को माफ करो और रिलीज करो, क्योंकि ये साइकिल कभी ऐसे खत्म ही नहीं हो पाएगी। तुम बदले पे बदले ही लिए जा रहे हो तो ये कभी नहीं खत्म हो पाएगा। लेकिन फिर भी कार्मिक रिलेशनशिप्स को आप समझ के रिलीज कर सकते हो, लेकिन उनका टाइम शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर उनके में लिखा है कि उनको 1-1.5 साल रहना है, एक दूसरे को अब्यूज करना है, परेशान करना है, वो रहेंगे ही रहेंगे। एक 8 साल का रिलेशनशिप आया था मेरे पास एंड शी इज वन ऑफ द सेलेब। उसने कहा था कि मुझे शादी करनी है 8 साल में, मुझे बस इसका डेट बता दो कि हम शादी कब करें। तो मैंने उसको बोला कि आपकी शादी नहीं होगी इससे, क्योंकि ये कार्मिक है, ये नहीं होगी शादी, जैसे इसका टाइम खत्म होगा ये चला जाएगा। एंड शी गॉट वेरी ऑफेंडेड कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम 8 साल से ज्यादा ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, ये वो। तो वो चली गई। मैंने कहा ओके मत मानो। फिर नेक्स्ट ईयर वो वापस आई, उन्होंने बताया कि उनका जो पार्टनर था वो पता नहीं कहीं गया और उसने कहीं और शादी कर ली, बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ कहे वो बस चला गया और कहीं और शादी कर ली और बोला कि मुंबई से चलो, अब मुंबई नहीं रहना है। शी वाज लाइक कि मुंबई में मेरा काम है, मैं मुंबई छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। एंड ही पता नहीं उसको क्या हुआ, बस चला गया। एंड शी वाज डेवास्टेटेड कि ऐसा कैसे हो सकता है ये वो। तो मैंने कहा क्योंकि वो कार्मिक था। देन शी केम बैक, बात हुई दोबारा से एंड आई टोल्ड हर कि क्योंकि कार्मिक था, होना ही था। कार्मिक का काम ही ये होता है कि आपको उस लेवल तक लेके जाएगा जहां पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि रिश्ता कभी खत्म हो सकता है, और वहां आगे आपको ट्रश करके एकदम खत्म कर देगा। अगर आप उस टाइम पे एटलीस्ट, मैं मानती हूँ कि चेंज नहीं कर सकते उस चीज को, बट अगर आप उस एक्सेप्टेंस वाले जोन में भी आ जाते कि हो सकता है, तो उतना दर्द नहीं होता जितना अभी हो रहा है। शी ऑलमोस्ट गॉट इनटू डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या। फिर जैसे जैसे वो ठीक हुई, क्योंकि ऑब्वियसली 8 साल का रिलेशनशिप है एंड शी वाज अ वेरी मैस्कुलिन पर्सन जिसने इतना कुछ झेला है, इतना कुछ अकेले किया है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा कि नहीं। न्यूमरोलॉजी और टैरो के कॉम्बिनेशन से। अच्छा, दोनों के जरिए। क्योंकि नंबर्स से तो आप फिर भी बस पैदा हुए हो, अभी क्या एनर्जी चल रहा है वो टैरो बताता है। अगर क्या पता आपने, अब मुझे नहीं पता ना कि आप कितने स्पिरिचुअल हो या कितने धार्मिक हो, आप कितनी अपनी एनर्जी चेंज करके आए हो। नंबर्स तो वो है जिसके साथ आप पैदा हुए, वो आपका ब्लूप्रिंट हो गया जिंदगी का आगे तक का। बट अगर आप कितना कुछ चेंज कर चुके हो, मुझे कैसे पता, मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। राइट। तो उसके लिए मुझे आपका टैरो से एनर्जी चेक करना पड़ेगा कि एनर्जेटिकली अभी आप किस पोजिशन पे हो। उस बेसिस पे मुझे पता चलेगा कि कौन सा नंबर कितना एक्टिवेट है, नहीं है। किसी के चार्ट में, लड़कियों के चार्ट में अगर 9 नंबर बहुत ज्यादा होता है, जैसे कोई 1999 में पैदा हुआ है या उनके 9 सितंबर 1999 में पैदा, उसके कितने 9 हो गए, ऐसी लड़कियों को कंसीविंग में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। उनका मार्स इतना हाई हो चुका है, उनका कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगा, उनको रिलेशनशिप में दिक्कत आएगा।
अब वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ आएगा, और यहाँ से अब उसे चेंज करना है, वो अपना मैस्कुलिन से फेमिनिन एनर्जी पे आ जाए, वो अपना फेमिनिन एनर्जी इतना इंक्रीज कर दे कि मैस्कुलिन का असर कम हो जाए, तो हो गया ना चेंज। टेक्निकली तो तुम अपने फ्यूचर में लिखवा के लाए थे कि तुमको कंसीविंग इशू होगा, ये होगा, वो होगा, हो तो गया चेंज। फेमिनिन बढ़ा दो अपना जितना बढ़ा सकते हो, बैलेंस कर लिया तुमने, सब बदल गया। ओके, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, लाइक अभी हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, तो अगर हम काउंट करके देखते हैं, ठीक है, अलग अलग लाइक जो भी किसी की डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कई बार होता है कि जो नंबर रिपीट होते हैं, लाइक मैं 11 की बात करूं, लाइक मैं 22 की बात करूं, तो क्या ये कोई स्पेसिफिक सिग्नल देता है क्या इस टाइप के नंबर्स? इन नंबर्स को हम मास्टर नंबर्स कहते हैं। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर को 1 से लेके 9 के बीच में लाया जाता है, मतलब उसको तब तक कैलकुलेट किया जाता है जब तक वो 1 से 9 के बीच में ना आ जाए। सिर्फ 11, 22 और 33 को हम टच नहीं करते, वो मास्टर नंबर्स होते हैं। 11 नंबर इज द नंबर ऑफ, टेरो में हम इसे जस्टिस का नंबर कहते हैं। तो 11 नंबर में डबल सूर्य आ जाता है, बहुत पावरफुल एनर्जी बन जाता है, हाईली स्पिरिचुअल, हाईली इंट्यूटिव, एक्सट्रीमली पावरफुल नंबर हो जाता है 11। अगर किसी के पास 11 है तो वो मतलब वो कुछ भी देख सकता है, उसमें जितनी भी जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं वो बहुत जल्दी सीख सकता है, बहुत जल्दी अटेन कर सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी में स्ट्रगल भी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि मास्टर नंबर है, कुछ सोच समझ के आया है, मास्टर नंबर लेके आया है। अगर डेस्टिनी में मास्टर नंबर है तो मूलांक में अगर मास्टर नंबर है 11 या 22 ही हो सकते हैं, तो अगर 11 मूलांक में है, 11 तारीख को आप पैदा हुए हो, इतना नेगेटिव नहीं करेगा पर इतनी पावर भी नहीं देगा। लेकिन अगर डेस्टिनी में 11 आ गया तो प्रॉब्लम भी बहुत देगा, लेकिन पावर भी बहुत देगा और फेम बहुत देगा। ऐसे इंसान में कैपेसिटी है फेम तक पहुंचने की, बहुत कुछ अपने फील्ड में कर जाने की, वो कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है। 22 नंबर को हम मोस्टली राहु का नंबर हो गया क्योंकि 2 and 2, इसे हम द बिल्डर कहते हैं। बिल्डर एज एन जितने भी बड़े बड़े रियल स्टेट में, कंस्ट्रक्शन में आपको कोई मिलेगा, आर्किटेक्चर में आपको कोई मिलेगा, नंबर 22 का ही मिलेगा, या तो उसका डेस्टिनी 22 होगा या तो उसका मूलांक 22 होगा। 33 जो होता है वो मास्टर हीलर हो जाता है। 33 वाले इंसान के पास ना जाके बस आप बैठ जाओ, अगर आपकी लाइफ में कोई भी है, आपको एक अजीब सी ठंडक महसूस होगी, चाहे वो इंसान आपको पसंद ना हो, आपको उसकी शक्ल देख गुस्सा आता हो कि मैं उसको मार दूं, बट आप उसके पास बस जाके बैठ जाओ, उसमें एक अजीब सी हीलिंग क्वालिटी होगी जो बस एकदम काम डाउन कर देगी आपका कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम। तो ये नंबर्स बहुत अपने पावर्स के साथ आते हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग स्ट्रगल्स होती हैं जो सिर्फ इनको ही पता होती हैं। 22 वाले को इल्यूजन की बहुत स्ट्रगल होती है, इमोशंस की बहुत स्ट्रगल होती है। 33 वाले को पैसे की बहुत स्ट्रगल होती है, उसको बहुत कम उम्र से 11, 22 और 33 तीनों को ही बहुत कम उम्र से चीजें स्टार्ट करनी पड़ती है। और लोगों को देख के लगता है कि अरे ये तो मास्टर नंबर है, इनको तो सब कुछ मिल गया, इनके पास तो ये पावर है वो पावर है, बट किसी को नहीं पता कि उनका इंटरनल स्ट्रगल कितना चलता है। कभी कोई नहीं बोलता कि 22 कार्मिक नंबर है या 22 का कुछ ऐसा है। 22 ने जितना झेला है सिर्फ 22 को ही पता है। वो 2 मून्स लेके बैठा है, राहु लेके बैठा है, उसके दिमाग का आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या हाल हो रहा होगा उसके दिमाग के अंदर। एक्सट्रीम इमोशंस। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके पास बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज होंगी जिनके रिलेशन में आपने हेल्प किया है, कि किसी का ब्रेकअप होने वाला हो या फिर न्यूमरोलॉजी से आपने उनके रिलेशनशिप को बेहतर बनाया हो? हुआ कभी ऐसा आपके साथ कोई केस स्टडी ऐसा रहा? हाँ, एक्चुअली देयर वाज दिस क्लाइंट, तो शी वाज इन अ रिलेशनशिप ऑफ 3 years। तो वो ऑलरेडी किसी रीडर से प्रेडिक्शन लेके आई थी। उन्होंने कहा था कि किसी रीडर ने प्रेडिक्ट किया था कि आप लोग का ब्रेकअप हो जाएगा इस ईयर तक, आपका इतना ही टाइम लिखा हुआ है तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा। एंड वो शी वाज क्राइंग एंड सॉबिंग एंड शी केम, उसकी किसी फ्रेंड ने रेफर किया, तो शी सेड कि ऐसा ऐसा प्रेडिक्शन है, कैन यू चेंज इट? मैंने कहा आई कांट चेंज इट बट आई कैन एटलीस्ट ट्राई। मैंने कहा आई हैव टू सी कि पास्ट लाइफ से क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या हिस्ट्री है। तो उनका सिनेरियो में, उनके केस में ये था कि उस इंसान को इनको कुछ सिखाना था, एक पर्टिकुलर चीज थी कि शी नीड्स टू लर्न दिस, इसीलिए आपका ब्रेकअप होगा, इस सिनेरियो में आपका ब्रेकअप होगा। मैंने कहा देखो ब्रेकअप तो होगा ठीक है, बट उसका एक साइकिल है कि अगर आप वो चीज पहले ही सीख गए जो वो सिखाना चाह रहा है तो ब्रेकअप तो तब भी होगा, लेकिन आप बाद में पैचअप कर पाओगे, पैचअप की उम्मीद रहेगी,
अगर आपने ब्रेकअप करते टाइम कोई बदतमीजी नहीं करी, चीजों को खराब नहीं किया और सब्र किया, एनर्जीज को मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, कर लेंगे रेमेडीज से, बट सिर्फ इस सिनेरियो में कि उस इंसान को भी आप चाहिए, इसलिए नहीं कि बस महबूब कदमों में वाली चीज नहीं कि बस एक्स वापस चाहिए, उस इंसान को भी आप चाहिए। अगर आप दोनों इस चीज पर अग्री करते हो तो जो चीज होने वाली है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर उसने भी अग्री किया, तो फिर उनके कलर थेरेपीज भी हुए, उनका ब्रेकअप हुआ। मैंने कहा भी 3 महीने तक आप साथ मत रहना, आप अपना हील करो, उनको अपना हील करने दो, और इस सिनेरियो में भी रहो कि हो सकता है कि वो इंसान लौट के ना आए। बिकॉज अगेन वही वाली बात है ना कि लव इज अ साइकिल ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। इफ यू कैन अटैच योरसेल्फ टू समबडी एंड डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द सेम पर्सन, तब कहीं जाके आपको प्यार हुआ है। you can't just hold on to it। तो उस सिनेरियो में हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर नहीं हुआ इनका तो दिक्कत हो जाएगी, बट आई थॉट कि ठीक है, इनकी किस्मत अगर होगा तो हो जाएगा, बट उनका हो गया एंड दे रिसेंटली गॉट मैरिड, सो दे वेरी हैप्पीली मैरिड। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज दोनों के आउटकम्स अलग अलग होते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? नहीं, ऐसा इतना कोई डिफरेंस नहीं आता अरेंज मैरिज या लव मैरिज का। वो डिपेंड करता है कि आप अपने पास से क्या डिसाइड करके आए हो कि आपको क्या ही करना है, तो इसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कपल्स होते हैं ना कि वो 10-10 साल से लिव इन में रह रहे हैं, टेक्निकली वो शादी में ही रह रहे हैं, दे ऑलरेडी लिविंग लाइक अ मैरिड कपल, बट द मोमेंट दे गेट मैरिड तो उनका डिवोर्स हो जाता है। तो वहां पे ये दिक्कत होती है कि जब तक वो साथ रह रहे थे कोई इशू नहीं था, पर जब आपने शादी कर ली है, अब आपने यूनिवर्स में एक मैसेज भेज दिया है कि अब आपके जो प्लैनेट्स हैं दोनों साथ में कोलाइड कर सकते हैं। अब आपके वो प्लैनेट्स कोलाइड नहीं हो रहे हैं, या वो सही नहीं थे, या वो होने नहीं थे। तो कई बार ऐसे केसेस में मेरे पास काफी ऐसे कपल्स आए हैं जिनको मैंने ये सजेस्ट किया है कि आप लिव इन में रहना चाहते हो तो रहो, बट शादी मत करना। जब तक लिव इन में रहोगे बहुत खुश रहोगे, और वो खुश हैं। आई थिंक मेरे 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज पर अग्री किया है, और वो लोगों ने डिसाइड किया हम कभी शादी नहीं करेंगे, और उन्होंने फैमिलीज को भी बता दिया है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल रीजन की वजह से हम शादी नहीं कर रहे हैं, वरना हम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी फैमिली भी अप्रूव है, अग्री है इस चीज से कि ठीक है फिर मत करो, बस जस्ट स्टे हैप्पी, दे आर हैप्पी। इज इट पॉसिबल कि अब पेरेंट्स पे आते हैं, बच्चों पर आते हैं, क्या पेरेंट्स ऐसा न्यूमरोलॉजी के जरिए समझ सकते हैं कि उनके बच्चों की वीकनेस क्या है या फिर स्ट्रेंथ क्या है? इज इट पॉसिबल? या डेफिनेटली, आई थिंक न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा पेरेंट्स के हाथ में ही होता है कि वो अपने बच्चे को कैसे डिजाइन कर रहे हैं बचपन से। अगर आपको बचपन से पता है कि आपके बच्चे में ये नंबर्स हैं, आपने बचपन से ही दिखा लिया आपने एक रीडर से कि इसमें ये अच्छा है ये बुरा है, तो आप उसी हिसाब से उसको डिजाइन करो। आपके बच्चे का अगर 5 है, सपोज 5 नंबर उसका अच्छा खासा है, लेकिन वो बचपन से अभी इतना नहीं बोल रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप उसको प्रोवोक करो बोलने पे, उसको कम्युनिकेशन के क्लासेस दिलवाओ, उसको स्पीकिंग के जितने भी एरियाज हो सकते हैं, डिबेट हुआ, इन सारी चीजों में डालो। आप ही उसको बचपन से तैयार करोगे आगे तक के लिए। अगर आपका बच्चा 7 तारीख को है, कई बार लोगों को मैंने मिथ सुना है कि भाई पंडित ने बोल दिया है कि इसका तो 7 बहुत ज्यादा है, इसके में 7 बहुत आते हैं, इसका तो डिवोर्स होगा बड़े होके। जैसे हमारी करिश्मा कपूर के हुए, उनके बहुत सारे 7 आते हैं शुभ में, तो उनका तो डिवोर्स ही होगा, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता। 7 का अगेन केतु का मतलब है कि उसे तुम्हें अकेला रखना है, और अकेला क्यों रखना है? ताकि तुम इंट्रोस्पेक्ट कर सको। तो अब अगर तुम बच्चे को बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी सिखा देते हो, अपने इमोशंस पे काम करना सिखा देते हो, योगा करना सिखा देते हो, ब्रेथ वर्क करना सिखा देते हो, और भी बहुत सारी चीजें सिखा देते हो, तो उसको बड़े होके चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। कई बार तो पेरेंट्स की कर्मा की वजह से बच्चे का फ्यूचर चेंज हो जाता है। एक बच्चा था, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा खासा देखा है, सब कुछ है। एक तो बच्चों की एनर्जीज इतनी जल्दी फ्लिप होती है, इतनी जल्दी चेंज होती है, क्योंकि उनकी जो जिंदगी बन रही है ना, वो अपने माँ बाप के कर्मा की वजह से बन रही है। तो वो कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होती है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। बच्चों का फ्यूचर प्रेडिक्शन इसलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जीज अभी बन रही हैं, टाइम लगेगा अभी उस चीज को बनने में। तो एक बच्चा था, उसके बहुत अच्छे नंबर्स हैं, सब कुछ है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये वो फलाना ढिमकाना, और कुछ दिन बाद उसका स्कूल वगैरह आना बंद हो गया था। ये एक्चुअली मेरी जो मैम है, गुरु है मेरी, डॉक्टर देवी चौहान, उनका एक केस स्टडी था।
तो वो बच्चा स्कूल आना बंद हो गया। उसके बाद उसके पेरेंट्स का पता करवाया गया तो उसकी मदर बाहर काम पर जाती थी और उनके जो फादर थे वो पीछे से किसी को लाते थे। वो बच्चा वही देखता उसी के सामने सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि उसका खाना डिस्टर्ब हो गया। ऐसी सिचुएशन जब भी होती है तो बच्चे का सेकल चक्र ब्लास्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसका वो हो गया, वो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं कर रहा है, उसका ग्राफ एकदम डाउन हो गया। और अब उस बच्चे की जो किस्मत है, जो नंबर्स लेके आए वो तो अलग हो गए, अब जो किस्मत क्रिएट हो गई उसके माँ बाप के कर्मास की वजह से, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चे पे, वो अलग ही चल रही है। इसीलिए एक ही तारीख को हजारों बच्चे पैदा हुए हैं लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग है। सबसे पहले देखा जाता है कि वो किस घर से आए हैं, उनका घर कहाँ है, उनके घर में अगर एक बच्चा सेम नंबर्स का है, एक ही डेट पे दोनों पैदा हुए हैं, एक पैदा हुआ है एकदम धार्मिक घर में, तो उसकी एनर्जीज को अलग तरीके से नर्चर किया जा रहा है। एक बच्चा बेचारा रोड पे पैदा हुआ है या ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ सब खुले में अपना नशेबाजी कर रहे हैं, कोई बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपनी पार्टीज में लगे हुए हैं, तो उसके वो नंबर्स एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहे हैं ना। नंबर्स के ज्यादा पैदा तो हो गए बट एक्टिवेट कौन करेगा? माँ बाप, आपके सराउंडिंग। तब कहीं जाके आप उस लायक बनते हो कि अब आप इन नंबर्स को यूज कर सकते हो। तो माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है एक बच्चे के नंबर्स को एक्टिवेट करने में या उसकी पूरी जिंदगी बनाने में। तो ये चीज सेम बच्चों के साथ भी होती होगी ना, राइट? अगर लाइक घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो पेरेंट्स की लाइफ पर भी तो इम्पैक्ट डाल सकता है ना, अगर उसका कोई कार्मिक डेब्ट्स अगर इस तरह से है। डेफिनेटली 2, 3, 4 और इनके जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, इस तारीख पे पैदा होने वाली लड़कियां अपनी माँ के कर्मास अपने ऊपर ले लेती हैं, आधे कर्मास। ओके। जैसी वो पैदा होती हैं उनकी माँ के जितने भी इस जिंदगी के बुरे 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 कर्म रहे हैं, क्योंकि वो इतनी पावरफुल डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा हुई हैं कि वो झेल सकती हैं, तो वो बाय चॉइस वो अपने ऊपर ले लेती हैं ताकि उनकी मदर को वो सफरिंग ना करनी पड़े। अगर सिबलिंग्स के नंबर कॉन्फ्लिक्टिंग है तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? रेमेडीज करवानी चाहिए कलर थेरेपी से, या दिखवा लेना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये पास्ट से तो नहीं आ रहा है। क्योंकि पास्ट में जब भी हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये हम दो लोगों का बीच में ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सोल अपने आप बीच में डिसाइड करके आते हैं कि फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइफ में हम सिबलिंग्स बन के आएंगे। क्योंकि अब सिबलिंग्स बन गए या अब फैमिली में आ गए तो अब एक दूसरे को खत्म तो नहीं कर सकते, मार तो नहीं सकते, लेकिन गुस्सा भी सारा निकालना है। तो ऐसे सिनेरियो में चेक करना पड़ता है कि पास्ट लाइफ से ये दुश्मन तो नहीं है। अगर हैं तो फिर पास्ट लाइफ में जाके सुलह करवानी पड़ती है, फिर यहाँ पे आके रिलीज करवाना पड़ता है। अगर यहीं पे से कोई इशू बना है तो सिर्फ नंबर्स की वजह से कुछ इशू है तो फिर वो रेमेडीज के थ्रू चेंज किया जाता है। अच्छा, ये जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे फ्रेंड्स के साथ अगर हमारा रिलेशन है या हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन है तो उस पर भी इम्पैक्ट डालता है? और अगर है ऐसा तो वो कैसा इम्पैक्ट होता है, मतलब किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है पेरेंट्स के साथ अगर हमारा रिलेशन या हमारे फ्रेंड्स के साथ अगर हमारा रिलेशन है जिस तरह से, तो ये कैसे इम्पैक्टफुल है? मैं आपको पास्ट लाइफ का ना एक छोटा सा केस स्टडी बताती हूँ। देयर वाज दिस मदर जिनकी 3 बच्चे थे, उसमें से एक बेटी थी जो उनसे ना बहुत ओवरली ऑब्सेस्ड थी कि अगर वो 2 मिनट के लिए भी बाहर सब्जी लेने जा रही है तो वो रो रो के पागल हो जाएगी। वो 4 साल की हो गई थी, वो अभी तक स्कूल नहीं जा पा रही थी क्योंकि वो अपनी मदर के बगैर नहीं रह सकती। उन्होंने डॉक्टर को दिखा लिया, साइकियाट्रिस्ट को दिखा लिया, सब हर जगह से चेक करवा लिया, उनको इशू ही नहीं समझ में आया। फिर उनके किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि आप एक बार किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट को दिखाइए, चेक करवाइए कि इनका आपसे क्या रिलेशन है या क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। तो जो मदर थी उनको पास्ट लाइफ में ले जाया गया। जब उनको पास्ट लाइफ में ले जाके गए तो पता चला कि जो मदर है शी वॉज अ मेल एंड द मेल वॉज मैरिड टू अ वुमेन। जो वुमेन थी वो ये बच्ची थी। ओके, सो दे वर हस्बैंड एंड वाइफ इन द पास्ट लाइफ। तो जो वाइफ थी, जो बच्ची थी पास्ट लाइफ में, वो बहुत चिक 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 करती थी, वो बहुत इरिटेट करती थी हस्बैंड को ना। तो हस्बैंड अपना गांव से छोड़ के अपना कमाने धमाने के लिए शहर चला गया, वहां से वो पैसे वैसे भेजता रहता था, लेकिन वो आता नहीं था। सालों सालों हो जाते थे, 3 साल में एक बार आ गया, 4 साल में एक बार आ गया, ऐसे करके। तो वो इंतजार में बैठी रहती थी, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। कुछ टाइम बाद वो जो हस्बैंड गया था शहर, उसको कोई और लड़की मिल गई, उसने वहां शादी कर ली और वो कभी पलट के गया ही नहीं और पैसे भेजने भी बंद कर दिए। वहां पे वो जो थी वो पागल हो गई, वो इसी इंतजार में मर गई कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। अब यहाँ पे ये जो 2 हस्बैंड वाइफ थे जो उसने नई शादी करी थी, इन दोनों को भी मरते हुए गिल्ट हुआ कि यार हमें एटलीस्ट उसे बता देना चाहिए था
कि पूरी जिंदगी हमारी, क्योंकि खबर आई होगी कभी कि उसकी डेथ हो गई है, तो उनको भी गिल्ट हो गई, वो इंतजार में मरी, तो तीनों ने एक दूसरे के बारे में सोचा मरते वक्त। तो ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो इस जिंदगी में हस्बैंड वाइफ बने हैं, जो मेल था वो फीमेल हो गया, जो फीमेल था वो मेल हो गया, और वो अब उसी औरत के पेरेंट्स बन गए हैं। उनका जो कर्मा था वापस आने का और उसको वो प्यार देने का जो वो डिजर्व करती थी, और उसकी जो जिद थी कि मुझे वो वापस चाहिए वापस चाहिए वापस चाहिए, वो हो गई। तो वो तुम्हारी बेटी है, अब तो वो कहीं नहीं जा सकते, उनको भी वो सारा कार्मिक डेट वापस चुकाना ही पड़ेगा। तो उस बच्ची का अभी तक किया नहीं है, क्योंकि वैसे उम्मीद है कि बच्चों को क्या होता है 7 से 8 साल के बाद अगर उनको पास्ट लाइफ का कुछ मेमोरी होता भी है तो वो भूल जाते हैं, मुश्किल से 7-8 साल के बाद। तो अभी लास्ट आई थिंक जब वो मिले तो वो 6 साल की है, तो अभी 1-2 साल और वेट कर रहे हैं, अभी तक वो स्कूल नहीं गई है। वो अभी भी अपनी मम्मी से 1 सेकेंड दूर नहीं रह सकती वो। और रोना तो बहुत छोटी चीज है, वो अपना सर मारने लगती है, वो अपना हाथ काटने लगती है, वो पागल हो जाती है लिटरली कि मैं 1 सेकेंड इस इंसान को अपने आंखों के सामने से ओझल नहीं होने दे सकती। तो हर वो इंसान जो आपके आसपास है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ये सब आपके पास्ट लाइफ के ही लोग हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या रहा है, आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप पास में जाओगे आप खुद शॉक हो जाओगे कि ये इंसान ये था और आज वो मेरा ये है। शिविका, क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं कि जिनके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ होती है कि हमें ये पता चले कि हम पास्ट लाइफ में कोई प्रिंस या फिर प्रिंसेस इस टाइप से कुछ रहा है, ऐसे कि ऐसी हमारी एकदम जर्नी रही है वो? ओके, ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, बट एक अंदाजा लग सकता है कि अगर मोस्टली जो 1 नंबर पे पैदा हुए वाले लोग होते हैं ना, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये पास्ट लाइफ में किंग थे, लेकिन इनकी इच्छा जरूर थी कि ये किंग बने, या ये किंग की कुर्सी पे या गद्दी तक पहुंचते पहुंचते रह गए। तो ये वापस से वो नंबर्स लेके आते हैं तब तक जब तक इनके अंदर वो जो चुल है किंग बनने की वो खत्म नहीं हो जाती या पूरी नहीं हो जाती। तो या क्वीन का भी नंबर 2 चलता है। टीचर्स का जो पास्ट लाइफ में टीचर्स रहे हैं वो इस लाइफ में भी नंबर 3 का एनर्जी कैरी करते ही हैं। दे लव टीचिंग। तो या सबका ऐसा कुछ ना कुछ रहता है, बट इसे स्पेसिफिक नहीं कह सकते, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ही पता चलता है। ओके, जो स्टोन्स कुछ लोग पहनते हैं या फिर कलर्स की अभी हम डिस्कशन कर भी रहे थे, तो इसके रिलेटेड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये हमारी जो पास्ट लाइफ है उसकी क्या कार्मिक एनर्जी को प्रेजेंट करता है क्या ये? लाइक अगर हम स्टोन्स पहन रहे हैं या फिर हम कलर थेरेपी की, अगर जैसे हमने अभी पहले डिस्कशन किया था, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि ये जो हमारी पास्ट लाइफ है उससे कनेक्ट करता हो, या फिर जो एनर्जीज रही हमारी पास्ट लाइफ की उससे जुड़े हुए होते हो ये लोग? नहीं, क्रिस्टल्स या जेमस्टोन जो आप पहनते हो वो आपके इसी जिंदगी में जो आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है, क्योंकि वो आपके बॉडी के साथ काम करते हैं। पास्ट लाइफ जो है वो मेनली सोल से कनेक्टेड होता है, तो क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स आपकी बॉडी के साथ काम करते हैं, वो आपकी इस लाइफ की एनर्जी को बैलेंस आउट करने के लिए होते हैं। तो उनका आई थिंक पास्ट लाइफ से एज सच कोई कनेक्शन नहीं होता। अभी वैलेंटाइन आ रहे हैं, तो ये वाला वैलेंटाइन कौन से नंबर के लिए लकी रहेगा और कौन से नंबर्स जिनके लिए अनलकी रहेगा? ओके, सो ये जो वैलेंटाइन है वो इस बार क्योंकि 2025 में आ रहा है, और 2025 का जो एनर्जी है विच इज द एनर्जी ऑफ मार्स, which is the energy of individuality. तो 90% ऑफ द केसेस में तो ब्रेकअप्स होने के चांसेस हैं। ओके, काफी लोगों के ब्रेकअप्स होने के चांसेस है। तो अपने रिलेशनशिप को प्लीज थोड़ा पकड़ के रखें, मजबूती से रखें, ढीला ना छोड़ें लेकिन बहुत ज्यादा भी टाइट ना करें। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर सिर्फ ये है जो सेफ हैं। अगर इनके रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, काफी हद तक 8 नंबर भी मैं कहूंगी। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो एकदम रडार पे हैं, स्पेशली 2, 7, 2, 4, 6, 7, 6 और 9 और 9 भी काफी हद तक चांसेस हैं कि आपको, क्योंकि ये साल लेट इट गो वाला है, एनर्जीज रिलीज करने वाला है, तो 90% केसेस में सबकी एक बाढ़ आएगी ब्रेकअप की। ये सब बस बैठे होंगे कि नहीं हो पाएगा। बट प्लीज जस्ट मेक श्योर कि इस साल में आप अपना इंडिविजुअलिटी ना खो। जैसे हमने इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी नंबर्स का कुछ बात करा था, उन नंबर्स पे अपनी एनर्जी का थोड़ा ध्यान रखो, अपनी इंडिविजुअलिटी मत खो, अपना मेंटल हेल्थ किसी एक के पीछे पागल मत हो जाओ। स्पेशली 3 नंबर वाले,
अपना रूटीन चेंज मत करो, अपना डिसिप्लिन चेंज मत करो। 8 नंबर वालों को अपना ध्यान रखना है कि वो अपना वर्क प्रेशर के पीछे इतना पागल ना हो जाए कि रिलेशनशिप्स को टाइम ना दें, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज आएंगे, अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज आएंगे और फिर वो एकदम पागल हो जाएंगे। फिर उनका वर्क प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फिर उनको रिलेशनशिप चाहिए होगा, फिर वो काम करेगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। 9 नंबर वाले अल्कोहल और नॉनवेज ना खाएं इस साल, वरना बहुत ट्रबल्स हो सकते हैं। 7 नंबर वाले प्लीज पुराने कपड़े ना पहने। जितना वो नए कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, फ्रेश कपड़े पहनेंगे, फ्रेश चीजों में रहेंगे, साफ चीजों में रहेंगे, उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। 6 नंबर वाले बहुत ज्यादा बैगेज ना लें अपना पास्ट का, क्योंकि उनके पास्ट से उठ के 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 2 नंबर वाले, इनके पास्ट से उठ के एक्सेस इतने ज्यादा आएंगे ना, मतलब पता नहीं बचपन के एक्सेस उठ के आने वाले हैं, कहाँ के एक्सेस उठ के आने वाले हैं कि इनको बहुत परेशानी होने वाली है। और इनको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, ये लोग हमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन प्यार नहीं करते। ये तुम्हारा टेस्ट चल रहा है कि तुमको जो सिखाया गया था पास्ट में वो तुम अभी तक सीखे हो या नहीं सीखे हो। तो इन लोगों को इग्नोर करना है, रॉयली इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। और इस साल अगर आप भी सिंगल हो, आप तो सिंगल ही रहो। ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं है रिलेशनशिप में आने के लिए। और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो अपने रिलेशनशिप को बहुत बचा के रखो। तो क्या मैरिज के पर्पस से भी यार अच्छा नहीं रहने वाला? मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैरिज के लिए तो बहुत अच्छा है। मैरिज के लिए जितना पैशन चाहिए वो है इस ईयर में, लेकिन रिलेशनशिप का एक जैसे आग लगती है ना, तो एक आग होती है जिसपे आप खाना बना सकते हो, एक आग होती है जिसपे आप कुछ नहीं करते, तो वो एक बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो रिलेशनशिप के लिए आग बहुत ज्यादा है, पर मैरिज के लिए इट्स गुड। ओके, मैरिज के लिए ठीक है। लेकिन अभी अगर इस साल देखा जाए तो मैंने इससे पहले जो पॉडकास्ट की है उसमें मुझे ये बताया गया कि साल अच्छा है 9 नंबर वालों के लिए, अगर स्पेशली देखा जाए तो 9 नंबर वाले अगर हम देखें, लाइक अगर आपने रिलेशनशिप के लिए अभी बोला कि दिक्कतें हो सकती हैं अगर मैरिज से अलग हम देखें, नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन में, तो क्या सभी के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज नहीं हो सकती? लाइक मैंने अभी तक पॉडकास्ट देखे या मैंने जितने एस्ट्रोलॉजर्स से बात की, तो वो कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए इस साल के लिए। तो कोई ऐसी रेमेडी है मतलब जो लोगों को जरूर इस साल यूज करनी चाहिए या फिर उसको अपनाना चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगी कि इस साल आप जहां पे भी बैठते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ने बैठ रहे हो, आप ऑफिस में हो, आप अपने चेयर पे बैठ रहे हो, एक छोटा सा रेड कलर का पिलो अपने बैक पे 24 घंटे लगा के रखो। जब तक आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, 24 घंटे लगा के रखो। ये आपके रूट चक्रा को, आपके रेड कलर को, आपके इस पैशनेट वाली एनर्जी को इतना बैलेंस करके रखेगा कि आपको ये नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देगा। जो भी नेगेटिव आपकी तरफ आना है उसको बैलेंस करके रखेगा। बट बहुत छोटा रखना है, बहुत बड़ा नहीं रखना है कि आपने इतना बड़ा पिलो रख लिया, बहुत छोटा सा पिलो रखना है, ठीक है। और पिलो नहीं रख सकते हो, आपका ट्रैवलिंग का जॉब है कि आप फील्ड पे रहते हो, ट्रैवल करते हो, तो रेड कलर का एक हैंकी रख सकते हो अपने साथ। 365 दिन स्टार्टिंग टू एंड। आज हम दोनों ने भी लकीली रेडी पहना है। हाँ, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कोई पर्टिकुलर ऐसे नंबर्स होते हैं क्या, क्योंकि वैलेंटाइन का मौका है तो जो बहुत रोमांटिक होते हैं, नेचुरली बहुत रोमांटिक होते हैं, क्या ऐसा भी कोई नंबर होते हैं या फिर जो इमोशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रोमांटिक आई थिंक सबसे ज्यादा 6 होता है। 5 भी काफी हद तक रोमांटिक होता है, बस वो दिखाता नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी जोन में आ जाए तो वो बहुत रोमांटिक होता है। 1 भी बहुत रोमांटिक होता है। अगेन 1 को भी बहुत टाइम लगता है रोमांस दिखाने में, लेकिन अगर वो आ गया उस जोन में तो वो बहुत रोमांस दिखाता है। 5 रोमांटिक हो गया, 1 रोमांटिक हो गया, 6 हो गया, 2 एक्सट्रीमली रोमांटिक होता है। 2 बहुत रोमांटिक होता है, बस वो इमोशनल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो वो रोमांटिक होते होते कब इमोशनल हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और एक तो हो गया रोमांस शो करना, एक हो गया रोमांस रिसीव करना। उस चीज में नंबर 3, नंबर 4 भी अच्छा होता है, और नंबर 8 ये रोमांस लेने में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब इन्हें ना ऑकवर्ड फील नहीं होगा अगर कोई इनके लिए कुछ कर रहा है, ये मजे से बैठ के देख सकते हैं। बाकी नंबर ना थोड़ा ऑकवर्ड हो लेंगे कि अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो, बट ये बहुत आराम से एंजॉय करेंगे कि अच्छा हमारे लिए गिफ्ट आया, अच्छा हमारे लिए ये आया, तो या ये नंबर होता है। ठीक है, अब प्यार भरी बातें हो गई, लेकिन अब ब्रेकअप वाली भी बातें करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि न्यूमरोलॉजी के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि अगर किसी का ब्रेकअप हुआ तो उसका रीजन क्या हो सकता है? न्यूमरोलॉजी से अगर आपको रीजन पता करना है तो आई थिंक आप
टेरो बेटर ऑप्शन है रीजन पता करने का, वो आपको एक्यूरेट रीजन बता पाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि नंबर्स तो एक ब्लूप्रिंट हो जाते हैं, डिटेलिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं या जो एनर्जीज चेंज हो रही हैं वो आपको मेनली टेरो ही बता पाएगा। तो टेरो से आप बहुत एग्जैक्टली पता कर पाते हो कि किसी ने चीट किया है, क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, वो ज्यादा एक्यूरेट बता। अच्छा, किसी को अगर इम्प्रेस करना है तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या कुछ वो आइडियाज हो सकते हैं? Okay, that's a tricky one. अगर आपका पार्टनर 1 तारीख को पैदा हुआ है या 1 तारीख के किसी भी कॉम्बिनेशन को हुआ है तो उसको स्पाइसी खाना बहुत पसंद होगा। ओके, तो ये एक साइकोलॉजिकल तरीका है कि आप उसके संग बैठे हो ना तो आप ऐसे ही एक्ट करो कि आप भी खाते हो, यू नो, या रास्ता पेट से पेट से। अगर खाने को अगर हम ट्रिगर करें तो उसको भी स्पाइसी फूड ही खिलाओ, अच्छा स्पाइसी फूड लेके जाओ तो उसको बहुत खुशी हो जाएगी और उसको ऐसा लगेगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है या उसको आप कितने पसंद आए हो, यू नो। 2 नंबर वाले को अगर आप खुश करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आप उसको कपड़े गिफ्ट करो। 2 नंबर वाले कपड़ों से बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत, और किसी लाइट कलर का कपड़ा गिफ्ट करोगे तो उसको और अच्छा लगेगा। ओके। नंबर 3 वाले को ना किसी अगर डेट पे लेके जा रहे हो या वैसे कहीं जा रहे हो तो किसी शो में लेके जाओ जहाँ पे लोग बात कर रहे हो, इंटरेक्शन हो रहा हो या कोई स्टैंड अप कॉमेडी हो रही हो, उनको आप वहां पे बहुत इजीली इंप्रेस कर पाओगे। नंबर 4 वाले को ग्रोसरी शॉपिंग पे ले जाओ। उसको घरेलू चीजें यू नो चूज करना, पसंद करना, घर सजाने की चीजें, और उसको बोलो कि तुमको जो खरीदना है तुम खरीद लो घर के सामान में, उसको वो बहुत पसंद आएगा, वो पागल हो जाएगा। नंबर 5 वाले को अगेन ट्रैवलिंग से रिलेटेड कहीं भी उसको घुमाने ले जाओ, उसको कहीं भी घुमाने ले जाओ, कोई एक्टिविटी करवाने ले जाओ, उसको मजा आ जाएगा। नंबर 6 वाले को आप सैलून लेके जाओ। 6 वाला इंसान सैलून में जितना घंटा बिता सकता है उतना कोई नंबर नहीं बिता सकता, तो उसको एक पूरा दिन दे दो स्पा के लिए कि तुम जाओ पूरा दिन स्पा लो, अपना जो भी सर्विसेज चाहिए वो खुश हो जाएगा। नंबर 7 वाले थोड़े ट्रिकी हैं, उनका आज तक किसी को नहीं पता अच्छा कि उनको कैसे खुश किया जा सकता है। ओके, तो बट हाँ, लेकिन 7 नंबर वाले इंसान के साथ ना शांति से बैठो, कोई अच्छा मूवी लगा लो, घर पे सेटअप करो, उनको ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं आता तो उनके साथ आराम से बैठो, आराम से चिट चैट भी करो, कुछ अच्छा स्नैक ऑर्डर करो, अपना मूवी वगैरह देखो। 7 नंबर वाला इसमें बहुत खुश हो जाता है और उसके लिए यही पीस है। 8 नंबर वाले को आप कुछ यू नो कुछ आप उसको बस ऐसा हमेशा फील कराओ कि वो हमेशा सही है या वो बहुत पावरफुल है। ओके, दिस इज द ओनली एंड इजीएस्ट वे टू इम्प्रेस एन 8 नंबर। उसको हमेशा से फील कराओ कि अरे आपने तो क्या उखाड़ा है जिंदगी में, ओह माय गॉड। वो बहुत इजीली यू नो पलटे में आ जाता है। नंबर 9 वाले को अप्रिशिएट बहुत करो, नंबर 9 वाले को और 7 वाले को भी। 7 और 9 को बहुत वैलिडेशन चाहिए, कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए। एक 7 नंबर वाला इंसान अगर आपके लिए खाना बना के लाया है ना तो आप उसको हर 2 मिनट में बोलो कि हाँ बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने 2-3 मिनट में नहीं बोला ना तो वो खुद ही पूछ लेगा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मैंने पता है जैसे बनाया है, मैंने ना आज ये किया है। यूजुअली मम्मीज का अगर किसी का 7 नंबर होता है तो उनको ये हैबिट होती है कि उनको वैलिडेशन बार बार चाहिए। तो 7 को भी और 9 को अप्रिसिएशन चाहिए कि अगर उन्होंने आपके लिए कुछ किया है तो बस अप्रिशिएट कर दो कि यार तुमने ये कल परसों ये किया था, ये बहुत अच्छा था यार, थैंक यू सो मच यार, वेरी सो स्वीट ऑफ यू, ऐसे करके। तो उनको बस इतना काफी है, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। नंबर 9 को कभी आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए। एज द इजीएस्ट वे यू कैन इम्प्रेस दैट। ठीक है, तो फाइनली बहुत सारी चीजें शायद अब क्लियर आपको हुई होंगी कलर थेरेपी को लेकर, पास्ट लाइफ कनेक्शन को लेकर, न्यूमरोलॉजी के जरिए, और वैलेंटाइन भी है तो वो किसके लिए लकी रहेगा, किसके लिए अनलकी रहेगा, ये भी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बहुत शुक्रिया श्रीविका आपका, आप हमारे साथ यहाँ पर इस पॉडकास्ट के जरिए जुड़े।